जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय। I think जय गोपीजन वल्लभा गिरिवरदारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कलियुग पावन हरिनाम संकीर्तन की श्रील प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ये माल्टे सत्र में आप सबको स्वागतम। अभी हम सिलेबस को देखेंगे किधर तक हम पहुंचे हैं। एक मिनट। देखिए ये क्या कोर्स 2 में हम लोग अभी लास्ट तक पहुंच गए हैं। 15वां टॉपिक कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन थ्रू मैच्योरिटी। पिछले बार हमने देखा था डीलिंग विथ नॉन डिवोटीज। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन इसका पीपीटी निकालेंगे। एक मिनट।
ये दिखाई देता है अभी पावर पॉइंट? It's coming. Is it the PowerPoint? Yes, Prabhu. Yeah. ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन थ्रू मैच्योरिटी। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या है? कभी कभी दो भक्तों के बीच में कुछ मतभेद होता है, कभी कभी दो डिपार्टमेंट्स के बीच में भी मतभेद हो सकता है, कभी दो मंदिरों के बीच में भी कुछ मतभेद आ सकता है। दो मंदिर को छोड़िए, एक मंदिर से कभी कभी अलग अलग नाम हटे शुरू होते हैं प्रोग्राम्स। अगर एक ही बस्ती में एक हिंदी कार्यक्रम और इंग्लिश कार्यक्रम शुरू हुआ है, दो भक्त झगड़ा कर सकते हैं। दो भक्त बोलेंगे कि अरे मेरे कार्यक्रम से लोग तुम्हारे कार्यक्रम में जा रहे हैं, तुम क्या नया चालू कर दिया, हम 5 साल से चला रहे हैं और तुम अभी इसलिए उसी एरिया में तुमने चालू की है मेरे लोगों को चोरी करने के लिए। ऐसे कुछ लोग शिकायत करते हैं। धीरे धीरे मेरे कभी कभी ऐसे भी होता है कि एक प्रचारक अच्छा करता है प्रचार, लोग उससे आकर्षित होकर एक प्रोग्राम को छोड़कर दूसरे प्रोग्राम में, एक ही एरिया में दोनों होता है तो इधर से उधर चले जाते हैं। और वो बोलता है कि हे मेरा प्रोग्राम तो हिंदी में है, आपका तो इंग्लिश में है, तो आपका प्रॉब्लम क्या है? तो वो बोलेगा कि हाँ देखो, उनके परिवार के बेटा बेटी मेरे कार्यक्रम में आते थे, उनके माता पिता को भी मैंने मेरे कार्यक्रम में लाने के लिए प्लान की थी, लेकिन तुमने उनको चोरी कर लिया तुम्हारे प्रोग्राम के लिए। तो वो बोलेगा देखो, उनके माता पिता को हिंदी जमता है, इंग्लिश जमता नहीं है, इसलिए वो लोग मैं नया शुरू किया हूँ हिंदी में, इसलिए जो सब सीनियर सिटीजन लोग 50 की उम्र से ऊपर जो हैं उनको हिंदी अच्छा लगता है, वो सब उधर मेरे कार्यक्रम में आते हैं। आप बेटा बेटी को चलाओ, मैं माता पिताओं को चलाऊँगा, प्रॉब्लम क्या है? हम दोनों करते हैं, मैं हिंदी में करूँगा तुम इंग्लिश में करो। फिर भी वो सहमत नहीं है। कभी वो बोलता है नहीं नहीं नहीं, तुम मेरे साथ कंपटीशन करने के लिए आए हो, ऐसे बोलते हैं। ऐसे कभी कभी भक्तों के बीच में मतभेद होता है। तो तब क्या होता है, तो ये झगड़ालू भक्त जो है वो अपने टीएमसी के पास जाता है, वरिष्ठ भक्त के पास जाता है, बोलता है प्रभु जी देखिए मैं ये कार्यक्रम चालू किया इंग्लिश में, इंग्लिश प्रोग्राम चालू किया 5 साल पहले, हमारे कार्यक्रम में 60-70 लोग आते थे, अब ये उसी एरिया में चालू किया है, इंग्लिश में हिंदी में चालू किया है, और इधर से कुछ लोग उधर चले जाते हैं, आप उसको रोक दीजिए, मंदिर की ओर से अधिकारी लोग बोल दिए उसको बंद करो वो प्रोग्राम, सिर्फ मेरा प्रोग्राम चलना चाहिए उस एरिया में, ऐसे जाकर बोलता है। तब टीएमसी को क्या बोलना चाहिए? एक्चुअली इसलिए टीएमसी, टेम्पल मैनेजमेंट काउंसिल और अध्यक्ष लोग जो हैं उनको बहुत परिपक्वता की ज़रूरत है, मैच्योरिटी। हम क्या बोलना चाहिए? देखो वो तुम्हारा स्पर्धक नहीं है, वो तुम्हारा इंग्लिश में है, उसका हिंदी में है, और सब लोगों को इंग्लिश जमता नहीं है, कुछ लोगों को हिंदी जमता है, अच्छा है हिंदी, और खास करके माताएं हैं, वृद्ध हैं, उनको हिंदी अच्छा लगता है, और वो ज़्यादा कथा बोलता है, तुम गीता से फिलॉसफी समझ जाते हो। यू शुड कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, नॉट कम्पीट विथ ईच अदर। आप स्पर्धा मत करो, दोनों एक दूसरे को सहयोग दो, वो तुम्हारा ही भाई है, वो तुम्हारा आध्यात्मिक भाई है, वो भाई भाई में झगड़ा की क्या ज़रूरत है? और अगर आपके कार्यक्रम में 60 लोग आते थे, उसके कार्यक्रम में और 60 लोग आते हैं, तो 60 और 60 120 हो गया। इससे प्रभुपाद जी की मिशन बढ़ रहा है। इसके विरुद्ध आप बोलोगे उसको बंद करो उस कार्यक्रम को, फिर तुम्हारा 60 आएंगे और 60 लोग हमको छोड़कर कुछ मायावादी संस्था में जाकर जुड़ेंगे।
इसलिए तुमको क्या प्रॉब्लम है, तुमको झगड़ा क्यों करते हो? इस तरह झगड़ा करना अच्छा नहीं। हम दूसरे भक्तों से ईर्ष्या नहीं करना चाहिए, उनको जलना नहीं चाहिए। इस तरह से समझाना लीडर का कर्तव्य है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम बता सकता हूँ मैं आपको। अगर मान लीजिए जैसे कृष्णदास महाराज की शिष्या इंग्लिश में प्रोग्राम कर रहा है एक एरिया में, हाँ, एक बलराम दास महाराज उनके शिष्य हिंदी में चालू करता है, इधर प्रॉब्लम हो जाता है। अभी कृष्णदास जाकर बोलता है, अपने कृष्णदास महाराज के शिष्य बोलता है, महाराज जी हमारे एरिया में मैं आपके लिए प्रचार करके ला रहा हूँ भक्तों को। वो बलराम दास महाराज जी के शिष्य लोग आकर उस एरिया में टेंट लगाया है हमारे लोगों को खींच कर लेके जाने के लिए। ऐसे लोग कभी कभी अपने महाराज तक भी पहुंचा देते हैं। तो अभी वो महाराज के ऊपर परिपक्वता भी है। महाराज जी लोग तो बड़े हैं, महात्मा पुरुष हैं, वो लोग मैं तू इस तरह करते नहीं हैं। लेकिन कभी कभी ये लोग गलत तरीके से प्रेजेंटेशन देते हैं, नीचे के लोग कभी कभी। तो महाराज बोलना चाहिए, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारा, तुम हिंदी में करते हो, सर तुम इंग्लिश में करते हो, वो हिंदी में करते हैं, झगड़ा मत करो, छोड़ो, करने दो उनको। इस तरह बोलने के लिए थोड़ा विशाल हृदय की ज़रूरत है, परिपक्वता की ज़रूरत है। तो इसको अंग्रेजी में बोलते हैं स्मॉलर पिक्चर लार्जर पिक्चर बोलते हैं इसको। छोटा पिक्चर देखना, छोटा पिक्चर मतलब मैं और मेरा प्रोग्राम, ये कुपमंडुक जैसा है। कुपमंडुक का मतलब है एक मेंढक सिर्फ देखता है कि ये मेरा कुआं है, कोई और नहीं आएगा इधर, ये सब पानी मेरे लिए है, ऐसे हैं। लेकिन जो विशाल हृदय वाला है, वो जो समुद्र में रहता है अटलांटिक में, वो समझेगा कि पानी इतना विशाल है उधर। इस तरह हम देखना चाहिए कि इस्कॉन का दुनिया विशाल है और हम सारे दुनिया में बड़ा है हमारे लिए। इसलिए हमारे सामग्रियों की कुछ पाबंदी नहीं है हमको। एक ही शहर में सैकड़ों केंद्र हो सकते हैं। अभी कॉलेजों में भी देखिए कुछ कुछ अच्छे कॉलेजेस हैं, NIT हैं, IIT हैं। मैं एक बार सुझाव दिया कि एक ही कॉलेज में 2-4 केंद्र हो सकते हैं विद्यार्थियों के प्रचार केंद्र, क्योंकि एक ही केंद्र में 10-10, 15-15 बच्चे ट्रेनिंग लेते हैं और कुल मिलाकर 50-60 हो जाएगा वो। अगर एक ही मंदिर एक ही प्रोग्राम करता है तो साल में 10-20 लोग गंभीर भक्त बनते हैं। लेकिन अगर 4 सेंटर 5 सेंटर चलेगा तो 60-70 बन सकते हैं। तो नुकसान क्या है इस्कॉन के लिए? लाभ ही लाभ है ना? लेकिन लोग जुड़कर काम करने के लिए तैयार नहीं है। लोग बोलते हैं ये कॉलेज हमारे शहर में है तो हम ये लोग प्रचार करेंगे, कोई दूसरा शहर का आदमी इधर नहीं आएगा, वो इधर आकर भक्त बनाकर वो लेकर जाएगा अपने मंदिर के लिए। ऐसा कैसा हो सकता है? हम छोड़ेंगे नहीं किसी को। तो आप देखेंगे उनके कॉलेज में 8,000 बच्चे हैं। अभी 8,000 बच्चों में 8 बच्चे इधर बक्का भक्त बनते हैं इनके पास। 8 बच्चों को लेकर बैठा है और बाकी लोग हैं 8,000 के, उसको छूने के लिए कोई नहीं है उनके पास, मैन पावर नहीं है। तो कितना सीमित बुद्धि है इन लोगों का, देख सकते हैं आप। तो दूसरों को अगर अनुमति दे सकते हैं समझावट के साथ, उससे बहुत बढ़िया प्रचार भी हो सकता है। प्रभुपाद के मिशन में अनेक नए लोग जुड़ भी सकते हैं ऐसे। उसके लिए विशाल हृदय की ज़रूरत है उसके लिए। तो अभी एक उदाहरण दिया मैंने प्रोग्राम के बारे में। कभी 2 अलग अलग गुरु के शिष्य एक एरिया में प्रचार करते हैं, कभी 2 अलग मंदिर के लोग आते हैं, कभी कॉन्फ्लिक्ट होता है। कॉन्फ्लिक्ट खास करके 2 विषय के लिए होता है, एक है पैसा, दूसरा है मैन पावर, मनी पावर। तो हम ये ही इंटरेस्ट लोगों को, हर एक मंदिर को चलाने के लिए पैसा की ज़रूरत है और मैन पावर की भी ज़रूरत है। कभी कभी ऐसे होता है, अगर आप प्रचार करके किसी को लाए मंदिर में, उसको दीक्षा भी दिलवाया, अगर कोई और उसको उठा कर लेके जाता है दूसरे मंदिर में, तो आपको अफसोस होता है कि अरे हमने प्रचार करके लाया इसको
इसको दूसरे मंदिर के लोग बुला लिया। लेकिन आप गहराई से देखेंगे क्या होता है, वो वक्त को ही बुलाकर पूछिए, अरे हमने इधर आपको दीक्षा का रिकमेंडेशन दिया, पिछले 7-8 साल से हमारे साथ जुड़े हो, आप अचानक उधर इधर छोड़कर उधर क्यों जा रहे हो? तो आपको पता चलेगा, वो बोलेगा प्रभु जी हमारी भक्ति की शुभ आरंभ हुआ उस मंदिर में। हाँ, वो हमारे नेटिव प्लेस के बहुत निकट है। हाँ, हम उधर पहले जाते थे, बचपन से हम जाते थे, हमारे माता पिता भी भक्त हैं। हम तो उधर से ही 1 माला चालू की, 4 माला तक आ गए उधर। उसके बाद 10वीं कक्षा आ गई, आगे पढ़ाई के लिए हम इधर आए। कॉलेज में आने के बाद 16 माला तक आ गया। लेकिन मेरा हृदय तो उस मंदिर में है, उधर सब भक्तों को पहचानता हूँ सालों साल में। और वो लोगों ने मुझे एक बार फ़ोन में बात किया, पूछा मैं कैसे हूँ, तुरंत मुझे इच्छा हो गई उधर जाने के लिए। वो लोगों ने बुलाया भी नहीं मुझे खुद ही जाने की इच्छा थी मुझे उधर जाकर ज्वाइन करने की, क्योंकि मेरी नेटिव प्लेस से वो सिर्फ 100 किलोमीटर है। इसलिए मैं सोचा कि उधर ज्वाइन करूँ मैं, और वो भी मेरे मातृभाषा भी है उधर। और मैं उड़िया में प्रचार कर सकता हूँ उधर। इसलिए मैं उधर ज्वाइन करना चाहता हूँ। ऐसे कोई बोलता है तो इधर का लीडर क्या बोलना चाहिए, ऐसा है क्या? हमको मालूम नहीं था पहले कि आपकी भक्ति उधर शुरू हुई थी, भक्तों को पहचानते हो। नो प्रॉब्लम, उड़िया में भी ज़रूरत है प्रचार के लिए। अगर उधर उड़िया में उधर अनेक चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी बहुत हैं, ज़रूर प्रचार करना चाहिए। वो अच्छे लोग भी हैं, वो लोग जगन्नाथ को बहुत मानते हैं। हम प्रार्थना करेंगे कि आपकी प्रचार धूमधाम से हो, आप उधर सेटल हो जाओ उस मंदिर में, नो प्रॉब्लम। किसी भी इस्कॉन मंदिर में सेटल होकर अच्छी तरह प्रचार करो, भक्ति करो, यही हमारी इच्छा है। ऐसे कुछ परिपक्वता के साथ उसको छोड़ना चाहिए। तो ऐसे जोड़ने से क्या होता है, वो भी भक्त कभी कभी आएगा, इस मंदिर में भी आएगा, कभी कभी उधर जाएगा, भक्तों के साथ प्रेमय संबंध रहेगा। हम सब इस्कॉन में एक बड़े परिवार जैसे रहना चाहिए हमको। तो कभी कभी क्या होता है, ये भक्त बोलता है, अरे पिछले 5 साल कितना प्रसाद खिलाया तुमको, कितना प्रोग्राम दिया तुमको, तुमने साधना कार्ड चेकअप किया मैंने, तुमको हर पग पग में तुम पतित होने वाले थे, तुमको बचाया मैंने, और अभी तुम्हारे चेहरे के, हमारे आंखों में मिट्टी डालकर तुम भाग रहे हो कहीं और। ऐसे तुम्हारे शिक्षा गुरु को परवाह ना करते हुए तुम भाग जाओगे, तुमको क्या यश मिलेगा, तुमको सिर्फ श्राप ही मिलेगा। ऐसे कुछ लोग बोलते हैं। तो ये सुनकर तड़प जाता है वो भक्त, कांपता है, डर पैदा हो जाता है उसको, रोज ऐसे हमको डांट दिया, और उसको रोना आता है। वो सोचता है कि ये प्रभु जी के साथ भी हमारा लगन नहीं है, ये तो श्राप देने वाले प्रभु जी हैं, और उधर भी हमको जाने नहीं देते। वो द्वंद्व में पड़ जाता है भक्त, तो इधर भी नहीं उधर भी नहीं, ना घर का ना घाट का, बीच वाला हो जाता है, भक्ति को ही छोड़कर चला जाता है। ऐसे भी होता है कुछ लोगों का, ये अपक्वता के कारण। तो पहले मैं एक उदाहरण दिया प्रोग्राम के बारे में, एक ही एरिया में 2 प्रोग्राम चालू होने वाला है उसके बारे में, एक हिंदी इंग्लिश प्रोग्राम। अब दूसरा उदाहरण दिया मैन पावर, कोई भक्ता। तो हम लोग एक भक्त के हृदय में जो परमात्मा के रूप में भगवान विराजमान है, उसको भी आदर देना चाहिए उनको भी, क्योंकि वो ही प्रेरणा देते हैं। अगर कोई भक्त इस तरह आकर मन खोल कर बोल रहा हो, मैं पहले से जुड़ा था उस मंदिर से, आप आशीर्वाद दीजिए, जाना है मुझे, तो समझो छोड़ सकते हैं परिपक्वता के साथ। और इस तरह कॉन्फ्लिक्ट आने वाले सिचुएशंस अनेक हैं। हम और एक उदाहरण देंगे आपको। कभी कभी क्या होता है, एक मंदिर एक शहर में है, दूसरा मंदिर निकट के शहर में। अभी ये शहर की सीमा जिधर बंद होता है, इन लोगों का भी सीमा उधर बंद होता है, दोनों ऐसे एक बॉर्डर लाइन में उनका क्लैश होता है, बॉर्डर में, जैसे पाकिस्तान इंडिया बॉर्डर उधर बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स खड़ा है ना उधर। इस तरह क्या होता है, अभी पूना मंदिर का बॉर्डर है चिंचवड़, पिंपरी चिंचवड़ तक। अभी रावेत मंदिर है, उनका भी बॉर्डर है तो पिंपरी चिंचवड़ तक। कभी कभी ऐसा होता है, बजाज ऑटो में पूना मंदिर से भी हम लोग जाते थे, उधर रावेत मंदिर से भी कुछ भक्त आते थे उधर। तो एक बार ऐसे हो गया, दोनों पहुंच गए, वो पूना मंदिर के भी भक्त पहुंच गए, उधर रावेत के पहुंच गए, 2 टेबल लग गया कंपनी में। तो कंपनी वालों को चक्कर आ गया,
अरे इस्कॉन किस इस्कॉन आया है इधर, और 2 लोग अलग अलग परमिशन लेकर आए हैं अलग अलग लोगों से ऐसे। तो हम लोगों को समझावट चाहिए, ठीक है। अगर हम 4 कंपनी में हम लोग टेबल लगा रहे हो, ठीक है, आप 2 कंपनी लो, हम 2 कंपनी लेंगे। नहीं तो आप किस दिन से किस दिन तक करने की प्लान है आपका? ठीक है, 10 दिन करने की प्लान है, ठीक है, आप 10 दिन करके निकलो, उसके बाद हम भी और 10 दिन करेंगे उधर। हमको भी करना है, आपको भी करना है, हम दोनों कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अलग अलग दिन में करो, कंपनी के अलग अलग एरिया में करो, अलग अलग शिफ्ट के टाइम में करो, लेकिन हम एडजस्ट करके करना चाहिए। कभी कभी ऐसे होता है, अगर 2 मंदिर पहुंच जाए एक कंपनी में, एक कंपनी वालों को बोलते हैं वो व्यक्ति है ना, उसको निकाल दीजिए, वो हम लोग आपके पास पहले आए थे, उसको मत छोड़िए, उसको ना बोल दीजिए। अगर आप कोई बोलेगा ऐसे, तो कंपनी के लोग बोलेंगे अरे आप दोनों एक ही संस्था के हो, दोनों झगड़ा करते हो, अब तो भाई भाई जैसे रहना चाहिए। वो लोग हमको उपदेश देते हैं, ऐसे हो जाता है कभी। हाँ, कितना शर्म की बात है। हाँ, और बाहर के लोग कर्मी, वो एक भी माला नहीं कर रहा है, वो उसको उपदेश देना पड़ता है कि आप दूसरों के बारे में निंदा क्यों करते हो ऐसे। हमको क्या बोलना चाहिए, हम दोनों एक ही संस्था, मिलते भी हैं उनको, हम उनको हैंडशेक करना चाहिए, आलिंगन देना चाहिए, बोलना चाहिए हरि बोल प्रभु, बहुत आनंद आया आपको देखकर, आज का दिन पवित्र हो गया हमारा, हम भी टेबल लगा रहे हैं, आप भी लगा रहे हैं, कितना अच्छा हो गया, आप हरे कृष्ण भक्त सब जगह फैल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। फिर भी क्योंकि आपको भी स्कोर चाहिए, हमको भी स्कोर चाहिए, हम निर्णय लेते हैं टाइम, बताइए आप क्या टाइम से क्या टाइम आ रहे हैं, और दूसरे टाइम में आएंगे, और दूसरे दिनों में आएंगे। हाँ, नहीं तो कंपनी बहुत विशाल कंपनी है, आप इस कोने में लगाओ, हम उस कोने में लगाते हैं, इधर कुछ लोग आएंगे, उधर कुछ लोग आएंगे। अंततोगत्वा हमारे अपेक्षा है कि प्रभुपाद की किताब ज़्यादा से ज़्यादा किताब जाए। हाँ, वो हमारी उद्देश्य है। हाँ, बाकी कुछ उद्देश्य नहीं है, वही उद्देश्य है। तो इस तरह कभी स्कोर चाहिए, बुक डिस्ट्रीब्यूशन स्कोर। तो उसके कारण कभी भक्तों के बीच में मतभेद होता है, कभी मैन पावर के लिए मतभेद होता है, कभी प्रोग्राम, मेरा प्रोग्राम तुम्हारा प्रोग्राम, मतभेद होता है इसमें। तो इसको बोलते हैं कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। हाँ, तो अभी थोड़ा पावर पॉइंट देखेंगे। इधर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के ऊपर दोष आरोपण कर रहे हैं, अच्छा नहीं है इस तरह उंगली दिखाना। हाँ, ये सही नहीं है। अगर वो डर गया हो दूसरा व्यक्ति, है इस तरह भक्तों के बीच में बर्ताव होगा इस तरह है, तो उसके बाद उनका हृदय टूट जाएगा, और ऐसे एक दूसरे को कोसना अच्छा व्यवहार नहीं है वो। हाँ, हाँ, तो इधर कुछ कारण बताया गया है। ये इस तरह के मतभेद होता है, कॉम्पिटिशन फॉर द रिसोर्सेस। रिसोर्सेस का मतलब है पैसा। कभी इसके बारे में बोला नहीं अभी तक, एक उदाहरण देंगे आपको। तो अभी पुणे में हमारा राधा कुंज बिहारी मंदिर है, उधर से एक कर्नाटक प्रचार करके विशाल नगर में कार्यक्रम चालू किया है। धीरे धीरे पिछले 15 साल से प्रचार करते आए हैं प्रभु जी। अभी करके एकदम बड़ा कांग्रेगेशन बना दिया उन्होंने। अभी लगभग 300-400 लोग हैं उधर, पक्के प्रैक्टिस करने वाले। उधर एक मंदिर भी आने वाला है अभी प्रभु जी की विनती थी कि ये सब भक्त लोग अभी विशाल नगर में आने दें उनको, और उनको योगदान भी उधर देने दीजिए, क्योंकि हम लोग मंदिर बनाना चाह रहे हैं, पैसा भी ज़रूरत है उधर। अभी हमारा मेन मंदिर जो है कुंज बिहारी मंदिर में, उनको चिंता है कि अगर ये सब लोग विशाल नगर में चले जाएंगे, संख्या भी घटेगा, इधर अच्छे अच्छे भक्त आ रहे थे, वो लोग सेवा भी दे रहे थे, सेवा भी घटेगा उनका इधर, क्योंकि इधर की सेवा करने के बदले उधर सेवा करेंगे विशाल नगर में। साथ साथ पैसा डोनेशन इधर देते थे, वो भी नहीं आएगा, अभी उधर चला जाएगा पैसा भी। तो पैसा चला जा रहा है, सेवा भी चला जा रहा है, लोगों का संख्या भी उधर से, अगर हमारे मंदिर में लगभग 200 लोग आते थे, अभी 200 के 200 लोग कट जाएंगे, वो सब उधर चले जाएंगे, नया मंदिर आ रहा है उधर। इससे माता पिता मंदिर होता है, पेरेंट टेम्पल, उनको थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो आपका सुझाव क्या है उनके लिए, क्या करना चाहिए उनको, कोई बता सकते हैं? अगर आप मेन टेम्पल हो, आपको बुरा लग रहा है कि अरे मैन पावर भी जा रहा है, मनी पावर जा रहा है, और सेवा भी नहीं मिलेगा इन लोगों से,
अभी हम लोग पेरेंट टेम्पल हैं, हमारा क्या होगा ऐसे चिंता होता है लीडर्स का, मैनेजर्स का। उनका सुझाव क्या है आपके? उनको क्या करना चाहिए, सोचना चाहिए? समझ गए आप ये लोग प्रॉब्लम? डिबेटेबल है। हाँ, तो बोलिए। हाँ, हाँ, सत्य विषयावतार। सत्य विषय। हरे कृष्णा प्रभु जी। Right. मुझे तो ऐसा लगता है कि जो उस सत्संग के नजीक जो भक्त है उनको उधर ज्वाइन करना अच्छा रहेगा, और जो इस मंदिर के आजू बाजू में है उनको उधर ज्वाइन होना चाहिए, और दोनों को भी एक साथ चल सकता है दोनों भी। और दोनों उधर के जो भक्त है और डोनर ढूंढना चाहिए उधर भी, और इधर वाले मंदिर में और डोनर और भक्त ढूंढना चाहिए कांग्रेगेशन के। इस तरह राइट सुझाव राइट राइट। निकलेगा। अभी राधा कुंज बिहारी मंदिर के निकट जो हैं वो लोग कुंज बिहारी मंदिर में ही आएंगे, क्योंकि लोग भी निकट ही चाहते हैं मंदिर। और जो लोग विशाल नगर, बानेर, उस एरिया में बालेवाड़ी, वो लोग उधर जाएंगे। आपने जो बोला वही हो रहा है, लेकिन उधर अभी उधर से इतना दूर आते थे लोग पहले, लेकिन वो लोग सोच रहे हैं अभी उधर से इतना कुंज बिहारी मंदिर तक आने के बदले अगर हमारे बस्ती में ही मंदिर हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा ना, हम उधर ही जा सकते हैं। तो था भी इधर नंबर कट जाता है, नंबर भी कट जाता है, सेवा भी कट जाता है, पैसा भी कट जाता है, क्या किया जाए, उनको बुरा लग सकता है ना। तो हिंदवाड़ी लक्ष्मण प्रभु बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम, बोलिए प्रभु। प्रभु जी, finally it is all one ISKCON. Correct. So in cases में we can have that tree structure saying that now Vishal Nagar is under Kunj Vihari. Correct. So from that cost center perspective, it remains with Kunj Vihari. It is just a new arm of Kunj Vihari in Vishal Nagar, and which increases the base of our ISKCON devotees in Vishal Nagar. Correct. तो उससे वो फंड्स तो बढ़ेगा ही। जो पहले विशाल नगर के आसपास रहने वाले लोग जो कुंज बिहारी नहीं जा पाते थे, अब वो विशाल नगर में जाएंगे, सो द ISKCON devotee size increases. Correct. And then the fund collection for ISKCON also increases. Correct. So ISKCON तो इंक्रीज होगा, लेकिन वो उधर नहीं आएगा, वो कैंप में नहीं आएगा, वो क्या मंदिर के लिए। हाँ, but it is all one tree structure, तो एक ही है प्रभु जी। Whether it is in head A, B or C, that shouldn't matter, to be very fair. My thoughts. Correct. हाँ, अभी क्या होता है, जो लोग मंदिर चलाने वाले हैं TMC से, उनको आप उनसे बात करेंगे, आपको पता चलेगा कि उनको लगता है कि ये प्रैक्टिकली देखा जाए तो अगर मान लीजिए आपको महीने में 25 लाख खर्चा है जोहरी मंदिर का, अभी अगर विशाल नगर के लोगों से 5 लाख आता था पहले, अभी वो 5 लाख अगर नहीं आ रहा है तो ये लोगों को कुछ करना पड़ेगा वो 5 लाख लाने के लिए, मंदिर चलाने के लिए। तो तुरंत तो चिंता होता है कि मंदिर कैसे चलेगा, इस तरह का चिंता होता है। क्योंकि वो अलग कट गया, वो नया प्रोजेक्ट बन गया, वो अभी उनके लोग उधर ही जाएंगे, इधर नहीं आएंगे, तो लोग भी नहीं आएंगे, सेवा भी और पैसा भी। हालांकि आपने जो बोला ओवरऑल ऊपर से हेलीकॉप्टर से आप देखेंगे, इधर हो, कैंप में हो, विशाल नगर में हो, इसका तो प्रभुपाद जी का है। आपने जो बोला वो सही बात है, लेकिन इन लोगों को आपको क्या बोलना चाहिए, वो मेरा प्रश्न है। अगर आप इस तरह बोलेंगे, अगर आपको TMC बना दिया जाए इसमें ISKCON कैंप में, तब आपको चिंता होगा, क्योंकि पहले 25 लाख खर्चा में 5 लाख आता था, अभी वो 5 लाख नहीं आने वाला, कटेगा वो। तो आपको किस तरह उसको लेना चाहिए, अंडरस्टैंड ना। और कोई समझ गए कोई प्रश्न है? बाकी दीनदयाल कृष्ण प्रभु बताइए। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। तो जी एक बार मैं सुन रहा था, इसके आचार्य रत्न प्रभु शेयर कर रहे थे कि ऐसा परम पूज्य रामनाथ महाराज, गुरु महाराज ऐसा कहते हैं कि हमें लोगों और रिसोर्सेज के लिए झगड़ा नहीं करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए, प्रीचिंग करके नए क्रिएट करें। इस तरीके से मिशन और अधिक एक्सपेंड करेगा। तो मुझे लगता है कि विशाल नगर को अगर ग्रो करना है तो उन्हें लोग और रिसोर्सेज चाहिए। तो जो कुछ वो ले सकते हैं, दे कैन टेक एंड दे कैन ग्रो मोर। और कुंज बिहारी के पास में एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है और नए लोगों को कनेक्ट करने का। अदरवाइज उन्हीं लोगों के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे तो हम सीमित हो जाते हैं। लेकिन जब थोड़ा चैलेंजिंग और स्ट्रेचिंग सिचुएशन दोनों के लिए आएगा
तो दोनों ही टेम्पल्स नए लोगों को कनेक्ट करेंगे, नए वेज को एक्सप्लोर करेंगे और प्रीचिंग करेक्ट मूवमेंट और ज्यादा एक्सपेंड करेगा। That's all. करेक्ट करेक्ट, सही बात है, वेरी नाइस। और कोपर गांव चैतन्य प्रभु बोले। प्रभु जी, मुझे मुझे ऐसा लगता है कि दे कैन हैव अ पॉलिसी जहाँ पे लाइक दोनों में विन विन सिचुएशन रहेगा। दे कैन हैव अ परसेंटेज ऑफ लाइक सम अमाउंट ऑफ फंड्स से अगर 5 लाख का डिफिसिट मैंने ऐसे ही बनाया है। अभी सिस्टम क्या है, जो भी सैटेलाइट सेंटर चालू करता है वो 25% पेरेंट टेम्पल को दे देगा वो। हाँ, ऐसे पहले देते आए हैं, लेकिन अभी उस स्तर पर आ गए जब वो फुल फ्लेज टेम्पल आने वाला है उधर। अभी इसलिए वो लोग बोल रहे हैं कि वो परसेंटेज मत मांगो, ताकि हम पूरे पैसा इधर लगाकर नया मंदिर को हम खड़ा कर सकते हैं, वो पैसा उधर यूज कर सकते हैं। अभी पेरेंट टेम्पल को कुछ नहीं आएगा, क्योंकि वो उनका टेम्पल डेवलपमेंट स्टेज में है, समझा ना आपने। पहले वो लोग सिर्फ जन्माष्टमी इत्यादि मनाते थे, वो कमाकर 25% इधर दे देते थे पहले, जब उनका सिर्फ प्रीचिंग सेंटर था। अभी प्रीचिंग सेंटर नहीं, अभी वो तो फुल फ्लेज टेम्पल बनने जा रहा है, इसलिए पूरा पैसा उनको कमाना भी है, लगाना भी है उधर। करेक्ट है ना? जगदीश प्रभु बताए। हरे कृष्ण, दंडवत। प्रभु जी, दो चीज हो सकती है, इधर रेवेन्यू और कॉस्ट दोनों का शेयरिंग हो सकता है, और अदरवाइज उनका अपना खर्चा निकाल के और वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं पेरेंट टेम्पल को। एंड थर्ड थिंग, वो बोल रहे हैं कि जितना भी आता है पैसा वो भी हमारे लिए कम पड़ता है, क्योंकि नया प्रोजेक्ट है ना। हाँ, उनका भी 15-20 करोड़ का कुछ नया प्रोजेक्ट आएगा, तो वो बोलेंगे अगर आपके पास एक्स्ट्रा है तो हमको दो, बोलेंगे वो। तो फिर पेरेंट जो टेम्पल है उनको कोशिश करना चाहिए कहीं दूसरी जगह अपना प्रचार का प्रसार करने के लिए। ठीक है, वही अनेक लोग बोल रहे हैं। तो मेरा मत क्या है मैं आपको भी बताता हूँ। देखिए, एक घोंसले में आप देखेंगे चिड़िया जब रहते हैं, पहले माता पिता चिड़िया रहते हैं और 4-5 बच्चे रहते हैं, तो माता पिता जाकर कुछ भोजन लेकर आते हैं उनको, फल इत्यादि, और उनको खिलाते हैं, वो बच्चे खाते हैं। और बच्चों को पंखा भी नहीं हुआ है उस समय, धीरे धीरे पंखा होता है, पंखा बढ़ जाता है। बच्चे जब थोड़े बड़े हो जाते हैं तब बच्चों को भी इच्छा होता है कि हम भी बाहर उड़े, हम भी उड़कर कुछ खाने की पदार्थ लेके आए। तब माता पिता देखते हैं कि अरे हम भी लेके आ रहे हैं, वो भी लेके आए, घर में समृद्धि है, बहुत है, प्रचुर मात्रा में। वो बहुत खुश हैं कुछ समय के लिए। उसके बाद बड़े पंचे बोलते हैं कि हमको अभी खुद का परिवार चलाना है, विवाह करना है, तो हमको आशीर्वाद देकर आप बाहर जाने के लिए अनुमति दो, हम दूसरे पेड़ में चले जाएंगे, उधर हमारा घोंसला बना लेंगे, हमारा बीबी आ जाएगी, बच्चे आ जाएंगे, तो हमको आशीर्वाद दीजिए। तो अगर वो 4 बच्चे निकल गए घर से, तो माता पिता का घर काले काले पड़ जाता है, वो 4 निकल गए हो ना। अभी पहले 4 बच्चे भी कमा कर कुछ लेके आते थे, अभी वो भी नहीं रहेगा, और बच्चे भी चले गए, उनका कमाई भी चला गया, उनका खुद का परिवार भी हो गया। तो माता पिता बच्चे को क्या सोचना चाहिए, हमारे कर्तव्य को हमने निभाया, बच्चों को जन्म देकर बड़ा करके जिम्मेदारी बनाकर अलग अलग घोंसला बना लिया वो लोगों ने, उनका अलग अलग परिवार हो गया, नो प्रॉब्लम, उनको रहने दो। और यही प्रकृति का विधि भी है। ऐसा नहीं कि वो बड़े होने के बाद भी अगर माता पिता बोलेंगे नहीं नहीं आप लोग बाहर मत जाना, इधर रहना हमारे साथ, और हम ही लेकर आएंगे आपको भोजन और आप खाकर सो जाओ, ऐसे वो नहीं कर सकते, क्योंकि बड़े हो गए, उनका भी पंखे आ गए, उनको भी बाहर जाना है, करना है। इसी तरह किसी ने यूज़ किया था टर्म ट्री डायग्राम करके, सही बोला उन्होंने। इसी तरह हमको क्या सोचना चाहिए, इस्कॉन प्रभुपाद की इच्छा थी कि पृथ्वी आचार्य नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार हो मोर नाम। चैतन्य महाप्रभु ने जो बोला, हर गांव में ये इस्कॉन का केंद्र होना चाहिए। इसलिए हम लोग उस तरह का एक्सपेंशन जब होता है उससे हिचकिचाना नहीं चाहिए, और हमें इसके विरुद्ध हमें बोलना चाहिए कि विशाल नगर में जाकर बहुत बढ़िया मंदिर बनाओ, हिंजेवाड़ी में एक मंदिर बनने दे, बानेर में एक मंदिर बनने दे, वाकड़ में एक बनने दे, और इस तरह के करडी में, मगरपट्टा में, सब जगह में अलग अलग मंदिर होने दे, अलग हर बस्ती में एक मंदिर होना चाहिए। और अब तक आपके लोग इधर आते थे,
पैसा देते थे, सेवा देते थे, दूर से आते थे। अभी उधर हो गया, आप लोग चलो बस फर्स्ट क्लास, नो प्रॉब्लम। हाँ, आप लोग चलाओ। इस तरह एक्सपेंशन ही प्रभुपाद की इच्छा थी, महाप्रभु की इच्छा थी। आप लोग पूर्ति कर रहे हो करके खुशी के साथ उनको छोड़ना चाहिए। और हमारे पैरेंट टेम्पल को चलाने के लिए अगर लोग कम हो रहे हैं, सेवा का नहीं लोग नहीं हैं, तो पैरेंट टेम्पल में रहने वाले लोग एकदम उत्साहपूर्वक उनको प्रचार करके नए लोगों को जोड़ना चाहिए जो पैरेंट टेम्पल के निकट रहते हैं। हाँ, क्योंकि पहले क्या होता था, हमारे मंदिरों में कोई भी दूर दूर से आकर भक्ति में जुड़े थे, हम भी छोड़ दिया इसे। लेकिन अभी निकट के स्थानों को हमने प्रचार नहीं किया। मंदिर से 10 किलोमीटर रेडियस में कौन क्या क्या कॉलोनीज है, कौन कौन रहते हैं, उनको प्रचार नहीं किया अभी तक। उनके ऊपर जोर दो, क्योंकि वो लोग इधर ही आना चाहेंगे भविष्य में, दूर कहीं नहीं जाएंगे। हाँ, क्योंकि उनके लिए कुंज बिहारी मंदिर ही निकट है। हाँ, और इधर मैं देख रहा हूँ कलकत्ता में, अभी कलकत्ता में आया था मैं, इधर गुरु सदैव हमारा मंदिर है इधर, उसके निकट अनेक बड़े बड़े धनी मारवाड़ी लोग, गोयल ऐसे, अग्रवाल ऐसे अनेक लोग हैं इधर रहते हैं मंदिर के निकट। पहले वो पहचानते नहीं थे इस्कॉन से। एक इस्कॉन के भक्त ने किसी एक भक्त के घर में कुछ दामोदर आरती किया, प्रोग्राम चालू किया। अभी लगभग 40-50 लोग अभी आना चालू हो गया। अभी सब बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। तो मंदिर एकदम निकट रहते हैं, लेकिन उनको छुआ नहीं किसी ने, इंट्रोड्यूस नहीं किया भक्ति के लिए। तो यही करना चाहिए हम लोगों को। हमारे एनवीसीसी मंदिर है, निकट आकृति अपार्टमेंट्स हैं, गगन उन्नति अपार्टमेंट्स हैं। तो इधर पहले कोई कुछ नहीं करता था। मैं बोला है कि पहले 10 किलोमीटर रेडियस, 5 किलोमीटर रेडियस के अंदर जो भी लोग हैं, कम से कम उनको इस्कॉन का फिलॉसफी मालूम होना चाहिए। इस तरह हम लोग उनको भक्ति में जोड़कर मंदिर से जोड़ेंगे। वो लोग डोनेशन भी देंगे, सेवा भी देंगे, ब्राह्मण दीक्षा तक भी जा सकते हैं वो। हैं, यही बात है। और जो भी भक्त लोग इस बड़े मंदिर से उतरकर वो नए नए प्रोजेक्ट चालू कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। ये जो पैरेंट टेम्पल को भी शोभा देता है कि उन्होंने इतने अच्छे अच्छे भक्तों को निर्माण करके भेजा है, और साथ साथ उस भक्त को भी स्वतंत्रता मिलता है, फ्रीडम मिलता है उसको भी, अपने आइडियाज, इनोवेशन उसको डेवलप करके वो भी अच्छा नेता बनेगा भविष्य में। अगर ऐसे पुणे में 50 मंदिर हो, 50 लीडर्स बनेंगे, और पुणे के 50 लाख लोग जो पुणे में हैं, 40-50 लाख, हर एक इंसान जानेगा इस्कॉन के बारे में, प्रभुपाद जी के बारे में। हाँ, बोलिए अजीत प्रभु, बोलिए। अब एक प्रश्न था इसी चर्चा पे थोड़ा सा रिलेटेड। जैसे जब भी कोई नया मंदिर निर्माण होता है तो उसके साथ बहुत सारे और भी सेवाएं साथ में आती है, स्केल चैलेंज भी आता है, और अनेक प्रकार के रिक्वायरमेंट्स भी आ जाते हैं। जैसे जैसे आप ये बच्चों के लिए भी जो वॉइस सेंटर का कंसेप्ट रखे थे, सारे कॉलेजेस के पास में बगल में अपना सेंटर है, वो एक खुद में एक ऑटोनॉमी भी है, साथ में उसका अपना ऐसा बहुत बड़ा एग्जिस्टेंस भी नहीं है। तो जैसे अगर हम बहुत सारे मंदिर बनाते हैं तो उसमें एक चैलेंज भी होने लग जाता है। जैसे मेरे संपर्क में कुछ भक्त हैं, तो वहाँ पे जब सेंटर से टेम्पल बनने लगता है तो एक अलग प्रकार का प्रेशर भी क्रिएट होने लग जाता है कम्युनिटी में, क्योंकि वो सफिशिएंट स्ट्रेंथ नहीं है नंबरों की और वो कॉन्ग्रीगेशन की, परंतु वहाँ पे मंदिर आ जाता है। शायद आपने भी कुछ क्लास में इसके बारे में चर्चा किया है, कुछ शहरों में ऐसा भी होता है। तो कोई ऐसा ऑप्टिमल नंबर होना चाहिए जिससे कि नया मंदिर भी करने की उपाय, मतलब ये विचार भी करने के पहले एक उसका स्टेप्स दिया गया है। जैसे इसको बोलते हैं एक्सटेंशन सेंटर, प्रीचिंग सेंटर। मैं दिखा था आपको, 1 मिनट। इधर देखिए, इस्कॉन ने ऐसे ये बनाया है, रेगुलेटेड एक्सपेंशन ऑफ इस्कॉन। इधर लिखा है इसे एक्सटेंशन सेंटर क्या है, उसके लिए कुछ विधि विधान दिए गए हैं। और उसके बाद इसके वजह देखिए, प्रीचिंग सेंटर का भी स्टैंडर्ड्स हैं। और उसके आगे
फुल सेंटर है। कॉन्फिडेंस असेल ना तर मग याला घेता येईल काय अडचण ये कौन कौन बात कर रहे हैं बीच में? तो ये उनको म्यूट कर दिया गया। Somebody was talking, you heard it? हाँ ब्रो, ये उनको म्यूट कर। Okay. हाँ, तो मैं आपको दिखा रहा था कि जो सेंटर अभी देखिए नाम हट्टा सेंटर कांग्रेगेशन सेंटर, उसके भी विधि विधान है। उसके बाद जनरल एक्सपेंशन रूल्स एप्लीकेबल टू ऑल द सेंटर्स, तो नाम हट्टा सेंटर के बारे में वर्णन है। उसके बाद और कैसे एक्सपेंशन करना है, इस तरह हमारा नया मंदिर कब हम बना सकते हैं, तो ये सब विधि विधान एकदम ठीक ठाक दिया है इस्कॉन के जीबीसी ने। इसमें कुछ देखिए डिफरेंस बिटवीन एक्सटेंशन सेंटर एंड प्रीचिंग सेंटर, ये आपको दिखाता हूँ अभी। एक्सटेंशन सेंटर सबसे छोटा होता है, अब इधर देखिए। हाँ, एक्सटेंशन सेंटर कैन फंक्शन ओनली ऑन अ वीकली बेसिस and for festivals and events, but a preaching center has to be publicly open on all days of the week, at least for morning program for the a preaching center. A preaching center necessitates 5 full-time devotees. 5 full-time devotees रहना चाहिए, हर दिन वो फंक्शनिंग करना चाहिए, ऐसा नहीं कि संडे। हाँ, और प्रीचिंग सेंटर के लिए फंड्स वो ही कलेक्ट करना चाहिए। और प्रीचिंग सेंटर में डेटीज उनको चाहिए तो डेटी मिनिस्ट्री से वो लोग परमिशन लेना चाहिए। और एक्सचेंज सेंटर में डेटीज नहीं रहता, सिर्फ पिक्चर रहता है। हाँ, और इस तरह आप देख सकते हैं कि अगर उस प्रीचिंग सेंटर में प्रॉपर्टी इस्कॉन का हो गया और 5 डिवोटीज उधर ठहरे हैं, और उसको प्रीचिंग सेंटर हम बोल सकते हैं। और बाद में वो प्रीचिंग सेंटर फुल फ्लेज्ड डेटी आने के बाद उसको मंदिर करके, इस्कॉन मंदिर करके, इस्कॉन टेम्पल करके घोषणा करते हैं इसे। तो इस तरह से एक स्टैंडर्ड रखा गया इस्कॉन में। ऐसा नहीं कि कोई भी कहीं भी डेटिस को इंस्टॉल कर सकता है। डेटिस के लिए 10 ब्राह्मण की जरूरत पड़ता है, बड़े डेटिस लाने के लिए भी। इस्कॉन में सब स्टैंडर्ड्स हैं ऐसे। और दूसरा चीज़, अगर मान लीजिए पुणे में भी अगर 50 मंदिर हो गया, आप सोचेंगे कि डोनर्स, एक ही डोनर इधर भी कैसे इधर भी देगा उधर भी देगा, डोनर्स की कमी हो सकता है। एक उदाहरण मैं आपको बताऊंगा। सेकंडराबाद में 12 चर्चेस हैं। सेकंडराबाद में, हैदराबाद सेकंडराबाद ट्विन सिटीज़ हैं। सेकंडराबाद में 12 चर्चेस हैं, लेकिन सब लोग एकदम कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं, एक दूसरे के दुश्मन नहीं हैं, एक दूसरे के फ्रेंड्स हैं। अगर एक चर्च में जाओ, अगर आप बोलते हो कि उस चर्च में मैं गया था, मेरा अनुभव अच्छा रहा, तो ये चर्च वाले भी उस चर्च को बहुत गुणगान करेंगे। वो बोलेंगे वो लोग बहुत अच्छे लोग हैं, हम जानते हैं, वो बदरन को हम जानते हैं, ऐसे बोलेंगे। इस तरह वो लोग जुड़कर काम करते हैं, एक दूसरे के साथ स्पर्धा नहीं करते हैं। अगर इस्कॉन में अगर एक मंदिर के भक्त लोग दूसरे मंदिर के बारे में बुरा बोलेंगे, इससे लोगों को इस्कॉन लीडर्स के ऊपर विश्वास उठ जाएगा। तो लोग बोलेंगे अरे ये लोग तो निंदा करते हैं एक दूसरे को, ऐसे बोलेंगे। हाँ, इसलिए वो भी लोग एक ही एरिया में हैं, चर्चेस। तो क्या करना पड़ेगा, हर एक मंदिर को, आपके मंदिर का लिस्ट डोनर लिस्ट है, उनका मंदिर का अलग डोनर लिस्ट है, उसमें क्लैश नहीं होना चाहिए। तो सब एक पुणे में अगर 50 मंदिर हो जाता है भविष्य में, हम लोग साथ में आएंगे, मीटिंग करेंगे, महीने में 1 बार, महीने में 2 बार, तो डोनर लिस्ट बनाएंगे। आपके डोनर को मैं नहीं टच करूँगा, मेरे डोनर को आप नहीं टच करोगे। ये सब अंडरस्टैंडिंग करना चाहिए, परिवार जैसे करना चाहिए, शांति से। हाँ, लेकिन ये हो सकता है, वही पॉइंट है, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन हमें सीखना चाहिए। इसलिए कुछ पॉइंट्स आज हम सीखेंगे आज के पावर पॉइंट से। थैंक यू ब्रो। थैंक यू। आई एम गोइंग टू शो द पीपीटी। पीपीटी दिख रहा है अभी? प्लीज रीड द पॉइंट्स। Read the points. Yeah, causes of conflict: competition for resources, task interdependence, ambiguity, status struggle, communication barriers, and differences in values and beliefs. एक बड़े बड़े प्रॉब्लम बताया गया है इधर। देखिए इधर बताया है कंपटीशन फॉर रिसोर्सेस, मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ। पैसे की समस्या, नहीं तो मैन पावर की, इधर आने वाले भक्त लोग उधर चले गए,
तो सेवा नहीं मिलेगा, आपने बोला ना, वो पॉइंट है कंपटीशन फॉर रिसोर्सेज। टास्क इंटरडिपेंडेंस का मतलब है कभी कभी एक ही मंदिर में, एक ही कम्युनिटी में 2 डिपार्टमेंट होते हैं, एक डिपार्टमेंट की सेवा दूसरे डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ है। हाँ, तो ये एक उदाहरण आपको देंगे। हाँ, तो हमारे कुंज बिहारी मंदिर में 2 कॉटेज हैं, आपने देखा होगा, 2 कुटिया हैं गार्डन में। तो उधर कार्यक्रम अनेक लोग करना चाहते हैं, ब्रह्मचारी लोग, कांग्रेशन लोग। हाँ, कभी कभी वो भी रिसोर्स में आता है, कभी बुक हो जाता है दोनों प्रोग्राम के लिए, दूसरे लोग चाहते हैं, मिलता नहीं है उनको। इस तरह कभी शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेस वो आने की संभावना है। हम एडजस्ट करके चलना चाहिए। ठीक है, मंदिर में वेन्यू नहीं मिला, मंदिर के निकट के घर में करेंगे हम। हाँ, वो कर सकते हैं। डिपेंडेंस का मतलब क्या है? एक डिपार्टमेंट की एक्टिविटी के ऊपर दूसरा डिपार्टमेंट जुड़ा हुआ है। दोनों का, जैसे भी माता और पिता का योगदान है बच्चा। हाँ, बच्चे के ऊपर दोनों को इंटरेस्ट है, माता को भी इंटरेस्ट है, पिता को भी इंटरेस्ट है। अभी माता बोलेंगी बच्चे को इंटरनेशनल स्कूल में भेजो, तो पिता बोलेंगे बच्चे को एक मराठी स्कूल में भेजो, हमारे पास पैसा ज़्यादा नहीं है। तो दोनों के बीच में स्पर्धा होता है, कंपटीशन होता है कभी, क्योंकि दोनों का इंटरेस्ट है बच्चा। इसी तरह मंदिर में भी कभी कभी एक ही चीज़ के ऊपर 2 डिपार्टमेंट के लोग आक्षेप ले सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट होता है। कभी टास्क इंटरडिपेंडेंस, क्योंकि उनके एक्टिविटीज जुड़े हुए हैं। मैं उदाहरण बताता हूँ आपको। अभी लाइफ मेंबर डोनर के डिपार्टमेंट, वो लोग बड़े बड़े लाइफ मेंबर को लेके आते हैं। उनको इच्छा है कि ये लाइफ मेंबर लोगों को आदर दिया जाए, प्रेम से उनके। यू हर्ड इट, मैं अभी जो बोल रहा था, ये एक लाइफ मेंबर पैटर्न्स को लेकर आते हैं कुछ डोनर कल्टीवेटर, और मंदिर के लोगों ने क्राउड कंट्रोल के लिए एक टीम बनाया है। अभी क्राउड कंट्रोल टीम का इच्छा है कि सब लोग एक ही सड़क में जाए ऐसे, लेकिन डोनर लोग दूसरे रूट से आ जाते हैं, उनको वो लोग रोक टोक डालते हैं उनको, जैसे जय विजय ने रोक टोक डाला चतुष कुमारों को ऐसे। तब कौन नाराज हो जाते हैं? दूसरे डिपार्टमेंट, पैटर्न डिपार्टमेंट नाराज हो जाते हैं कि हमारे लोगों को आपके लोगों ने निंदा किया, इसके कारण अभी डोनर बंद कर दिया, डोनेशन नहीं दे रहा है वो। इस तरह होता है। तो मंदिर को डोनेशन चाहिए, मंदिर का इंटरेस्ट है। पैटर्न क्या डिपार्टमेंट के लोगों को चाहिए कि उनको आदर सम्मान दिया जाए, लेकिन कभी क्राउड कंट्रोल डिपार्टमेंट वाले लोग थोड़ा जोर से उनसे बात करते हैं, वो लोग नाराज हो जाते हैं। इसलिए टास्क इंटरडिपेंडेंस बताया गया, वो उदाहरण दिया। अभी और एक उदाहरण पढ़ेंगे, अभी 1 मिनट। तीसरा एम्बिग्विटी, इसका मतलब क्या है? हर एक डिपार्टमेंट का ज्यूरिसडिक्शन मतलब है सीमा है, उसके आगे वो लोग ये नहीं करना चाहिए, दूसरे डिपार्टमेंट के चीज़ों में हाथ नहीं डालना चाहिए। उसको ज्यूरिसडिक्शनल एम्बिग्विटी बोलते हैं उसको। इसका भी एक उदाहरण देंगे आपको। जैसे किचन डिपार्टमेंट का क्या प्लान है? प्रसाद बनाना, करेक्ट है ना? प्रसाद बनाकर, जो भी प्रसाद बनाकर देना है वो प्रसाद बनाकर देते हैं वो। और प्रसाद कभी कभी वो सिंपल प्रसाद बनाते हैं, हलवा बनाते हैं। कभी कभी उनको बोला जाता है अभी आप संदेश बना कर दो, ठीक है, संदेश बना कर दिया। गुलाब जामुन बना कर दो, गुलाब जामुन। ड्राई प्रसाद बना कर दो, ड्राई प्रसाद बना कर दिया। अभी किचन का एक्टिविटी है सिर्फ बना कर देने का। उसके बाद मंदिर के कुछ टीम बैठ कर डिसाइड करेगा कि ये प्रसाद स्पेशल आइटम है, ये किसको जाएगा, ये आइटम है संदेश किसको जाएगा, गुलाब जामुन किसको जाएगा, हलवा किसको दिया जाएगा, और ड्राई प्रसाद किसको दिया जाएगा। तो ये डिसाइड करना अलग डिपार्टमेंट है। अगर किचन का आदमी आक्षेप डालता है उसमें, वो आकर बोलता है कि ये गुलाब जामुन आपने उनको क्यों दिया, ये लोग बोलेंगे अरे वो तुम्हारा चिंता नहीं, वो तुम बना कर दे दो और तुम निकल जाओ। हम लोग, हमारा टीएमसी लोग, वो लोग डिसाइड करेंगे कि किस किस प्रसाद किस किस व्यक्ति को देना चाहिए। वो ज़्यादा डोनेशन दे रहा है उसको स्पेशल आइटम भेजेंगे, ये एवरेज डोनर है इनके लिए आइटम देंगे, ऐसे।
तो कभी कभी किशन को शंका होता है कि क्या हम लोग आक्षेप नहीं डाल सकते हैं क्या, ये आइटम इतना ज़्यादा आइटम क्यों बना रहे हैं, कम क्यों बना रहे हैं, ऐसे पूछेंगे। देखो जूरिसडिक्शनल एम्बिग्विटी बोलते हैं, एम्बिग्विटी मतलब उनका कन्फ्यूजन है, उसमें उधर भी क्लैशेस होते हैं। और स्टेटस स्ट्रगल्स, तो स्टेटस को मेंटेन करने के लिए झगड़ा होता है। इसका मतलब क्या है, जैसे अगर हर साल आप एक तरह से चलाते आए हो, अभी दूसरा नया डिपार्टमेंट आ गया। एक उदाहरण देंगे आपको, आपके मंदिर में फेस्टिवल आप करते आए हो, ऐसे ही टीएमसी प्लानिंग करके वो चलाते आए हैं। अभी एक मीटिंग में डिसाइड करते हैं कि फेस्टिवल कमेटी करके नया चालू करेंगे हम, एक पक्का भक्त को नियुक्त करेंगे, वो नया नया आइडियाज निकालेगा फेस्टिवल को कैसे धूमधाम से मनाया जाए। अभी आने वाले नरसिंह चतुर्दशी फेस्टिवल कमेटी बनाओ, 8 लोगों का कमेटी बनाओ, वो लोग अगर ड्रामा भी करेंगे, वो लोग मंदिर के हाल में अच्छे अच्छे पिक्चर रखेंगे, बच्चों के द्वारा कुछ करावलंब स्तोत्रम वो भी भगवान के सामने बोलेंगे, और नरसिम्हा यज्ञ कुछ करवाएंगे, और नरसिम्हा का स्टिकर बेचेंगे बहुत प्रचुर मात्रा में, और टीचिंग्स ऑफ प्रहलाद महाराज छोटे किताब जो है उसको 50% डिस्काउंट में लेकर वो 5000 किताब भक्तों को पहुंचाएंगे। ऐसे हैं, इस तरह वो फेस्टिवल कमेटी अलग अलग आइडिया निकालता है। वो अभी तक ऐसा कमेटी था ही नहीं, पहले बार अगर आपने निकाला है इसे तो वो सबको मालूम होना चाहिए पहले से, नहीं तो कुछ टीएमसी लोग आश्चर्य करते अरे ये कमेटी कैसे उतर आया है, और ये लोग ऐसे ही हम चलाते आए हैं इतने साल में, और ये लोग कुछ नया नया चीज़ निकाल रहे हैं क्या है, ऐसे वो पूछेंगे। तो स्टेटस को से हटकर कुछ हम करने जा रहे हैं तब कॉन्फ्लिक्ट होता है, क्योंकि लोग कोई चेंज नहीं चाहता है, कोई पहले से होता आया है ना, ऐसे ही रहने दो उसको ये मत करो, डिस्टर्ब मत करो बोलेंगे। अरे डिस्टर्ब कभी करना पड़ता है उसको और अच्छा करने के लिए, तो इसलिए स्टेटस स्ट्रगल होता है, स्टेटस को स्ट्रगल। और कम्युनिकेशन बैरियर से कॉन्फ्लिक्ट होता है। कम्युनिकेशन बैरियर का मतलब क्या है, उसके बारे में एक पिक्चर आएगा, मैं आपको दिखाऊंगा। कभी कभी लोगों को कुछ बात मानते नहीं है तो वो बोलते भी नहीं है, साइलेंट रह जाते हैं, कम्युनिकेशन बैरियर होता है, उससे चुपचाप रहते हैं, मतलब नहीं कि वो मानते हैं कुछ लोग मानेंगे नहीं, बोलेंगे भी नहीं, ऐसे देखेंगे, ऐसे सर मुड़ लेंगे, लेकिन पीछे जाकर दूसरे लोगों को बोलेंगे, वो उनका कम्युनिकेशन बैरियर है। ऐसे कुछ लोग ज़्यादा ही चिल्ला देंगे, उससे भी प्रॉब्लम है। तो ये बैरियर्स 2 डिपार्टमेंट के बीच में ये भी समस्या होता है ऐसे। एंड डिफरेंस इन वैल्यूज एंड बिलीव्स, ये सबसे बड़ी बात है। उसका मतलब है क्यों कॉन्फ्लिक्ट होता है, लोगों का अलग अलग वैल्यू और बिलीफ होता है। मैं उदाहरण बताता हूँ आपको। एक बार दामोदर मंथ में हम लोग नवमेश्वरम सच्चिदानंद रूपम गाते हैं ना, ऐसे होता है फेस्टिवल। उस फेस्टिवल में एक माता ने एक लड्डू गोपाल को लाया था ऐसे, तो लड्डू गोपाल रख कर अभिषेक कर रहे थे। तो एक वक्त बोला कि ये क्या है, लड्डू गोपाल को हम लोग पूजा नहीं करते, हम राधा कृष्ण की पूजा करते हैं। लड्डू गोपाल तो वल्लभ संप्रदाय का मेन डेटी, हमारा नहीं है, ऐसे उसने बोला। लेकिन माता ने ला दिया लड्डू गोपाल को, ऑलरेडी अभिषेक का प्रक्रिया चालू हो गया, तो माता को बहुत बुरा लगा कि ये क्या है, इस तरह वो हट कर रहे हैं कि नहीं करना चाहिए। तो ऐसे परिस्थिति में जब ये होता है, मतभेद होता है, ठीक है इस बार लाया है दूसरे डेटीज के साथ, अगर लड्डू गोपाल का भी अभिषेक करना चाहती हो ठीक है कर दीजिए। आगे जाकर किसी को भी अभिषेक के लिए डेटी लाना हो तो फेस्टिवल के पहले से वो परमिशन लेना चाहिए, है ऐसे हम बोल सकते हैं। लेकिन ये सब बहुत संवेदनशीलता के साथ इस तरह के समस्या हमको सुलझाना चाहिए। ऐसा ना हो कि लोगों के मन में मनमुटा हो जाए। इसलिए बताते हैं डिफरेंस इन वैल्यूज एंड बिलीव्स, ऐसे बताते हैं। उसका मतलब है कभी कभी लोगों के श्रद्धा में, लोगों के समझावट में उनके वैल्यू सिस्टम अलग अलग होता है, जैसे मैंने बताया। तो इसलिए उस समय कॉन्फ्लिक्ट होता है। एक उदाहरण देता हूँ। एक वक्त ने मुझे खत लिखा कि प्रभु जी मेरे शिक्षा गुरु आ रहे हैं मेरे शहर में,
और उनको इच्छा भी है इस मंदिर में आने की और उनको प्रवचन देने की इच्छा भी है, लेकिन इधर के लोकल लोग उनको अनुमति नहीं दे रहे हैं मंदिर में। तो उनको क्या किया जाए, ऐसे उन्होंने पूछा। मैंने पूछा उनको क्यों अनुमति नहीं दे रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है। वो बोले कि ये थोड़ा जेंडर डिफरेंशिएशन बहुत करते हैं और स्त्रियों के बारे में बहुत स्ट्रांगली बोलते हैं कि स्त्री को नम्र बनना चाहिए, पुरुष के सेविका बनना चाहिए अपने पति के, इस तरह की बातों के ऊपर ज़्यादा जोर देते हैं। और उसके कारण हमारे लोकल लीडर्स पसंद नहीं करते कि वो इस मंदिर में आए और इन विषयों के बारे में लोगों को बोले। तो मुझे क्या करना चाहिए, उन्होंने पूछा। क्योंकि वैल्यू सिस्टम डिफरेंट है। इस मंदिर के लोग चाहते हैं कि स्त्री पुरुष दोनों को एक समान आदर दिया जाए, स्त्रियों के बारे में कुछ ऐसी चीज़ें ना बात किया जाए। लेकिन वो आने वाला जो है वो थोड़ा स्ट्रांग बोलता है कि स्त्री जो होती है घर में वो पति के दासी है, पति उसके लिए भगवान जैसे हैं, उसको मानना चाहिए, इत्यादि चीज़ें वो बोलेगा। तो इसलिए उनका वैल्यू सिस्टम डिफरेंस होने के कारण कॉन्फ्लिक्ट होता है। तो उन्होंने पूछा इस कॉन्फ्लिक्ट को कैसे हम सुलझाए। तो मैंने बोला सरल बात है, आप उनको बोलिए कि अगर कल के तुम्हारे उस भागवतम श्लोक स्त्री के ऊपर हो, मैंने बोला वो श्लोक को हटाकर दूसरा अच्छा श्लोक दे दीजिए उनको, दूसरा कुछ भगवत धाम की महिमा ऐसा कुछ श्लोक दे दीजिए, वैकुंठ के सुंदर अच्छा कुछ श्लोक दे दीजिए। तो उस जिस विषय के ऊपर टेंशन होता है दोनों के बीच में, वो श्लोक को ही बाजू में रख देंगे, ताकि वो इस विषय को लाएगा ही नहीं। वो इससे क्या होता है, वो भी आ सकता है, प्रवचन भी देकर जा सकता है, लोकल लीडर्स भी खुश हैं, प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे मैंने बोला इस तरह हम कॉन्फ्लिक्ट को हटा सकते हैं। समझना आपने? अच्छा, अभी तक भक्तों को समझ में आ रहा है ना ये सब चीज़ हम जो बोल रहे हैं? ये थोड़ा गहरा चीज़ है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट प्रॉब्लम्स होते हैं, विविध तरीके के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, इसलिए मैंने अलग अलग उदाहरण दिया मैंने। हाँ, तो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्किल क्या क्या हमें सीखना पड़ेगा अच्छी तरह ये समस्याओं को सुलझाने के लिए। एक तो लिसनिंग स्किल, अच्छी तरह हमें ध्यानपूर्वक सुनना होगा लोगों को। जब तक हम सुनेंगे नहीं उनका समस्या समझ में नहीं आएगा हमको। और फीडबैक स्किल्स, अगर किसी को हमें फीडबैक भी देना हो, उनको ये कीजिए ये मत कीजिए, उसके लिए भी सीखना पड़ेगा हमको। ठीक है, उसके लिए एक उदाहरण देंगे हम। देखिए कुछ एक कॉन्फ्लिक्ट का उदाहरण देंगे। एक भक्तों का ग्रुप था, वो लोग 200 लोगों को यात्रा के लिए लेकर गए। 5000 कलेक्शन किया था सबसे, और उसमें 1000 बच गया, 4000 बिताया उन्होंने। तो आने के बाद उनका प्रीचिंग सेंटर उनका, तो वापस लौटाने के बाद हर एक का इतने लोग 200 लोग गए थे, उनका 1000 बच गया का मतलब क्या, कितना 2 लाख है। 2 लाख बच गया अभी। तो वो लोग आने के बाद क्या किया उन्होंने, वो प्रीचिंग सेंटर के लिए कुछ सुविधा हम बढ़ाएंगे करके उस 2 लाख को इस्तेमाल करने की योजना थी उनकी। क्योंकि उन्होंने सोचा कि प्रीचिंग सेंटर में कुछ रेनोवेशन करना था उनको। तो उन्होंने निर्णय कर लिया। लेकिन जब भक्त लोग जो यात्रा में गए उनको पता चला, वो नाराज हो गए कुछ लोग। वो लोग बोले कि अरे पैसा बच जाता है तो हमको देना चाहिए, उसको पूछे बिना आप कैसे यूज़ कर सकते हो ऐसे। तो वो लोग ने पैरेंट टेम्पल को एक चिट्ठी लिख दिया कि हमारे 1000 बचा है लेकिन हमको दे नहीं रहा है, ये रेनोवेशन के लिए यूज़ करने वाला है सेंटर का, हमको अच्छा नहीं लग रहा है, आप समझ आइए करके। अभी पैरेंट टेम्पल के लोग इसको बुलाते हैं, अभी फीडबैक देना है। आप कैसे फीडबैक देंगे, कोई बता सकते हैं मुझे उस व्यक्ति को? वो प्रीचिंग सेंटर का लीडर है, धूमधाम से प्रचार करके उन्होंने 200 भक्त बनाए हैं, यात्रा में भी लेकर गया। अभी 5000 रुपया सबसे लिया और 1000 वापस वसूल किया हुआ पैसा लौटाना है।
लौटाने के बदले वो रेनोवेशन के लिए उसका योजना है उसकी, अभी लोग मना कर रहे हैं, तो उसको बुलाकर आप फीडबैक कैसे देंगे उस व्यक्ति को? कोई अभी तक जो बोला नहीं है वो बोलना चाहिए है? कोई फीडबैक देने की कला सीखना चाहिए हमको। कृपया हैंड रेज कीजिए। कोई हाथ ऊपर करेंगे तो आपको बुलाएंगे आपको। या खुद को अनम्यूट करके बोलिए, कोई बोलना चाहेंगे? हाँ, मृत्युंजय मंदादा प्रभु, यस प्रभु, हाँ बोलिए प्रभु। आवाज नहीं सुन रहा है, आवाज नहीं आ रहा है ना, आवाज नहीं आ रहा है प्रभु, नहीं आवाज नहीं आ रहा। हाँ अभी आ रहा है, आवाज आ रहा है अभी, बोलिए प्रभु। हरे कृष्णा। हरे से हूँ सर मैं। हाँ तो उत्तर दीजिए, अभी दीजिए प्रभु जी, बोलिए बोलिए प्रभु, बोलिए आप। मृत्युंजय प्रभु आप उत्तर दीजिए। क्वेश्चन दोबारा प्लीज, क्वेश्चन या यू टेल द क्वेश्चन प्रभु। वंस मोर, क्वेश्चन वंस मोर प्रभु जी। हाँ या प्रभु जी, जैसे कि कोई एक भक्त है जिनका प्रीचिंग सेंटर है, जिन्होंने 200 लोगों को यात्रा के लिए लेके गए, उनको करीब 5,000 का कॉस्ट पड़ा पर एक डिवोटी का, पर जब आए वापस तो उन्होंने देखा कि 1,000 रुपये बच गए हैं, तो करीब 2 लाख रुपए उनका कॉस्ट बच गया था। पर उन्होंने सोचा कि भक्तों को रिटर्न करने के बदले हम लोग अपने जो प्रीचिंग सेंटर के रिनोवेशन के उपयोग में ले आते हैं, अंत में वह भी एक कृष्ण का सेवा ही है। अब जो भक्त है, जो लोग वहां पे गए थे यात्रा में, उनको इस मत में उनका मत नहीं मिलता। अब वो उनको समस्या है कि ये कैसे हमसे बिना पूछे इन्होंने रिनोवेशन में लगा रहे हैं, तो वो पेरेंट टेम्पल को कंप्लेन किए हैं। अब पेरेंट टेम्पल के अधिकारी को इस जो प्रीचिंग सेंटर के अधिकारी हैं, जिन्होंने यात्रा के लिए लेकर गए हैं, उनको बताना है कि यह समस्या है, तो ये कैसे करेंगे? ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा। हमारा हुगली सेंटर में थोड़ा ऐसा ही हुआ था सेम। हम लास्ट मथुरा पे गए थे, करीब ये हर एक आदमी को 800 रुपया रिटर्न देने का था, 800 रुपीज वापस देने का था। और उन्होंने सेंटर वाले लोग अनाउंस किए सर ऐसा ऐसा पैसा आ रहा है हर एक को 800 रुपीज। और कुछ भक्तों ने जो सेंटर के सेवा में लगाए सर, हम वापस नहीं लेते वो पैसा, जो यात्रा के वास्ते जो भी पैसे दिए थे उसमें से बचे थे, सबको बांटने वाले थे। और वॉलंटियरली कुछ ऐसे ही भक्त लोग हम भी तैयार है बोल के और प्रभु के सेवा में यानी सेंटर के सेवा में वो लगाए। इसलिए अनाउंस करने का जिम्मेदारी जो एडमिनिस्ट्रेटिव लोग रहते हैं उनका ही रहता है सर। और वॉलंटियरली जो लोग देते हैं वो लोग पैसे नहीं लेते और प्रभु की सेवा में लगा सकते। दिस इज एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी का इंस्ट्रक्शन देना चाहिए कि ऐसा ऐसा सिचुएशन हो गए, अननोइंगली दे आर नॉट सपोज टू दिस थिंग। ये मेरा कहने का मतलब है। ठीक है, अच्छा बोला आपने। और श्री चैतन्य लीला प्रभु बोलिए, आप बोलिए। हरे कृष्णा, दंडवत। हमारे इधर भी हम यात्रा होने के बाद जो रिफंड रहता है वो अनाउंस करते हैं, और कोई प्रोजेक्ट रहेगा तो बोलते हैं कि इसके लिए अपने को फंड्स चाहिए, तो कोई वॉलंटरी डोनेशन देने चाहे तो दे सकते हैं, जिनको वापस लेने का है वो वापस भी ले सकते हैं। किसी को पार्टली भी अगर कुछ डोनेशन देने का, कुछ पार्टली खुद को रखने तो वैसे भी कर सकते हैं। तो उनके ऊपर हम ये छोड़ देते हैं कि आपको डोनेट करने का है क्या खुद को रखना है। और मेरे ख्याल से आपका सवाल था कि पेरेंट टेम्पल ऐसा प्रीचिंग सेंटर को करेक्ट कैसे करेगा, ये सवाल था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। करेक्ट। अभी आपने जो बोला ये सबसे सही बात है कि लोगों को बोल सकते हैं कि आप फुल अमाउंट रेनोवेशन के लिए देना चाहते तो दे दो, अगर देना नहीं चाहते तो पूरा ले लो, अगर पार्शियली देना तो पार्शियली भी दे सकते हो। आपके नाम के अगेंस्ट हम लिख लेंगे, उसके अनुसार हम करेंगे, आपकी मर्जी आपकी इच्छा, इस तरह बोलना ही उचित है। और ऐसे करने से लोग भी बहुत खुश हो जाएंगे कि ये लोग एकदम जवाबदार हैं और मनमानी नहीं करते हैं, लोग खुश हो जाएंगे। लेकिन वो प्रीचिंग सेंटर के वक्त जो है उसने ऐसे नहीं किया था, उसने खुद ही एक निर्णय ले लिया था
कि हम जिस पैसे को 2 लाख पैसे जो बचा है उसको हम रेनोवेशन में यूज़ करेंगे, और अनाउंस भी कर दिया हो हम 2 लाख उसमें यूज़ करने वाले हैं, इसलिए आपको वापस नहीं दे रहे हैं, हम उसको रेनोवेशन के लिए यूज़ करने वाले हैं, ऐसे उसने अनाउंस भी कर दिया उसने। तो तब का शिकायत पहुंच गया पैरेंट टेम्पल को। अभी पैरेंट टेम्पल के लोग सोच रहे हैं कि इस व्यक्ति को बुलाकर फीडबैक देना पड़ेगा हमको, करेक्ट है ना? तो अगर आप उस स्थिति में हो, ओके वर्जदोली माता जी बोलिए, आप कैसे फीडबैक दोगे आप उनको? यस प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अगर इस सिचुएशन में मैं होती, अगर मुझ पे इल्जाम आता तो मैं बोल देती कि देखिए, अगर हम मतलब इस जीवन में भगवान के मंदिर के लिए थोड़ा भी लक्ष्मी देते तो धाम में भगवान हमको थोड़ी जगह देंगे, क्योंकि आपने इधर उनकी सेवा की है। तो हम ऐसे उनको बोल सकते कि कोई भी लक्ष्मी, अगर भगवान आपको पहले ही मालूम है कि 5,000 लगने वाले, पहले से अपने दिमाग में था कि इतना ही 5,000 रुपए लगने वाले, तो वो गए। अगर उसका कुछ बचता है और वो भी अपने बिना कुछ किए वो भगवान की सेवा में जा रहे, वो भी मंदिर के लिए, क्योंकि मंदिर में इतने लोग आएंगे, सब दर्शन लेंगे और भगवान भी देखेंगे। आपकी माता आपकी भावना भी अच्छा है, सही सत्य भी है आपने जो बोला, लेकिन क्योंकि हम एक संस्था हैं इसलिए हम लोगों को बहुत सावधानी से इन चीज़ों को हैंडल करना चाहिए। जैसे अभी हमने चैतन्य लीला प्रभु से सुना, एक बात तो हमें याद रखना चाहिए कि वो 1,000 रुपया जो पैसा है वो हमारा नहीं है, वो जो इंसान उसको पैसा भरा है भगवान ने उसके पॉकेट में रखा है। तो उसके पैसे को अगर मैं मंदिर के लिए यूज़ करना हो, उसके अनुमति के बिना मैं यूज़ नहीं कर सकता। हाँ, वैसे अगर मेरे पड़ोस के बगीचे में फूल उगता है, मैं चोरी करके उस फूल को लेकर भगवान को नहीं लगा सकता, मैं उनसे अनुमति लेकर ही फूल हम तोड़ सकते हैं, दे सकते हैं। इसी तरह अगर लोगों ने 5,000 दिया, 4,000 खर्चा हुआ, 1,000 बचा, तो मैनेजर का इस्कॉन का कर्तव्य है कि वो 1,000 को वापस लौटा दो लोगों को, और अपने मन से वो देना चाहते हो तो तब हम ले सकते हैं। आप आपने जो पॉइंट बोला वो उचित पॉइंट है, करेक्ट पॉइंट है, सही बात है, लेकिन ऐसे हम बोलने से वो लोग बोलते हैं कि आप ब्लैकमेल करके ले लिया आपने पैसा, ऐसे कुछ लोग बोलेंगे। हमको इमोशनल ब्लैकमेल किया आपने, थोड़ा फोर्स करके ले लिया, ऐसे बोलेंगे लोग। इसके विरुद्ध हमें, जैसे चैतन्य लीला प्रभु बता रहे थे कि हम लोग वो पूरा देना हो तो दो, आधा देना हो तो दो, नहीं देना हो तो वापस लौटा लो, ये निर्णय आपका है करके उनके ऊपर छोड़ देना चाहिए। वो सही व्यवहार है। तो सही व्यवहार वही है, लेकिन मेरा प्रश्न अलग है। मेरा प्रश्न है कि अगर पैरेंट टेम्पल के लोगों को, उस मैनेजर को कैसे ये बात समझाना चाहिए। अभी बजदुली माता जी ने जो बोला है वही पॉइंट वो मैनेजर भी सोच रहा था, सही पॉइंट जो माता जी ने बोला है वो उसका पॉइंट वही है। अरे 5,000 तो आपके हाथ से छूट गया है, यात्रा में खर्चा होने ही वाला था, लेकिन थोड़ा बच गया है, हम किधर यूज़ कर रहे हैं? थोड़ी हम तो थोड़ी खाते हैं उसको, हम तो भगवान की सेवा में ही लगा रहे हैं ना। तो आपके परिवार के लिए लाभ ही हो रहा है, तो प्रॉब्लम क्या है आपको? ऐसे वो भी पूछ रहा है, जो बजदुल माता ने जो बोला वही बात वो सेंटर मैनेजर भी पूछ रहा है ना। लेकिन मंदिर के जो अथॉरिटीज़ को कंप्लेंट आया है, शिकायत, उनको क्या करना चाहिए? आदित्य प्रभु आप बोलिए। हाँ प्रभु जी, जैसे मैं अगर अधिकारी रहूँगा तो मैं उस सेंटर के केंद्र को, व्यक्ति को बताऊंगा कि आपने बहुत अच्छा प्रचार किया है, इसीलिए 200 व्यक्ति जो है आपके साथ यात्रा में गए, जो कि एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है, और आप धाम में लेकर के गए। आपने उनसे कुछ दान राशि भी लिया जिससे कि यह पूरा यात्रा कंटिन्यू हो, और यह आपका एक क्रेडिट में ये जाता है कि आपने उनको इस प्रकार से प्रोत्साहन किया। पर जो फाइनेंशियल इंटीग्रिटी है ये थोड़ा अलग चीज़ है। जब आप उनको 1,000 रुपये का उनको वापस से आप उनको अकाउंटिंग देंगे कि आप ये आपकी लक्ष्मी है, आप इसको जैसे इस्तेमाल करना चाहें करें, तो जो आपके जो फॉलोअर्स हैं उनका आप पे और श्रद्धा बढ़ेगा और आपका प्रचार कार्य और आगे बढ़ेगा, दान राशि भी और बढ़ेगा। आपको कल को शायद पूछना भी ना पड़े, आप एक नोटिस बोर्ड में लगाएंगे और सारा कुछ मिल जाएगा। तो आप प्रचार के साथ फाइनेंशियल इंटीग्रिटी को जोड़ेंगे तो और भी अच्छा रहेगा। करेक्ट, बहुत अच्छा बताया आपने। ऐसे समझाना पड़ेगा उनका। और जो चैतन्य लीला प्रभु ने जो बोला वो पॉइंट उनको समझाना पड़ेगा कि अगर लोगों ने पैसा दिया है हमें रेस्पेक्ट करना चाहिए लोगों को,
और लोगों को उनका पैसा उनका है, हमारा नहीं है। अगर हम उनके पैसे को हम लगाना चाहते हैं भगवान की सेवा में तो वो सावधानी से करना चाहिए। एक व्यक्ति था एक मंदिर में, उसने क्या किया, एक सिविल इंजीनियर को पकड़ा और बोला कि भगवान के लिए बना कर दे सकते हो क्या। और सिविल इंजीनियर बोला देखिए प्रभु जी, अगर बाहर के आदमी को मैं करूँगा ना वो उसके लिए 30 लाख लगेगा, उसके लिए मैं सिर्फ आपको 20 लाख में बना कर दे दूंगा आपको। हाँ, कुछ भी प्रॉफिट नहीं रखूँगा, मिनिमम मटेरियल्स के लिए 20 लाख लगता है और कंस्ट्रक्शन की सुपरविजन इत्यादि के लिए 10 लाख, लेकिन मैं उस पैसे को काट कर सिर्फ आप 20 लाख मेटेरियल में डालता हूँ और आप 20 लाख तो मुझे भर दीजिए, ऐसे उनको बोला। और क्या हुआ, उन्होंने कंस्ट्रक्शन करके दिया पूरा, होने के बाद उन्होंने 20 लाख मांगा उनसे। और वो मालिक क्या बोल रहा है, भक्ता, ठीक है मटेरियल जो आपने डाला वो भी दान में दे दीजिए ना, है आपके पास, भगवान ने बहुत दिया आपको। तो वो बहुत नाराज हो गया। वो बोला कि अगर तुमको मटेरियल भी मुफ्त में चाहिए तो पहले से तुमको बोलना था। मैंने जब बोला तुमको बनाने के पहले मटेरियल्स के लिए मैं पैसा लूँगा, लेकिन मेरे कंस्ट्रक्शन सुपरविजन उसके लिए नहीं लूँगा, 10 लाख नहीं लूँगा, सिर्फ 20 लूँगा, तब तुमने माना था। विलास में वो बनने के बाद मुझे धोखा दे रहे हो, तो वो बहुत नाराज हुए वो। तो इस तरह हमें उसको समझना पड़ेगा कि तो दूसरों के पैसा अगर हमें हम उनके पॉकेट में हाथ डालकर नहीं ले सकते हैं, वो हमारा हक नहीं है, वो उनका ही है। वो ये समझना पड़ेगा उस सेंटर मैनेजर को। वो समझने के बाद वो भी वही बात बोलेगा जैसे वरदोली माता जी ने बोला कि तो सब कुछ भगवान के लिए हम कर रहे हैं ना। वो आप बोल सकते हैं ठीक है, लोग जानते हैं कि आप भगवान के लिए यूज़ कर रहे हो, फिर भी एक एटिकेट होता है, फाइनेंशियल इंटीग्रिटी का एटिकेट होता है, वो फॉलो करना चाहिए आपको। और आप बोल सकते हैं कि इतने सालों से आपने डेवलप किया है कम्युनिटी, लोग आपको विश्वास करते हैं। ये छोटी सी बात गलत आप करेंगे ना, लोगों का विश्वास उठ जाएगा आपके ऊपर। अगर विश्वास उठ गया तो बाद में लोग बिखर जाएंगे, भक्तों की संख्या घट जाएगी, आपका केंद्र समृद्धि नहीं रहेगा। तो आपकी भलाई के लिए मैं बोल रहा हूँ, अगर आपके सेंटर का वर्धन होना चाहिए तो ये छोटी बात है, इसको ध्यान रखिए, ऐसे हम बोल सकते हैं उनको। और यह ईश्वरोपनिषद की ईशावास्य प्रिंसिपल भी करेक्ट, ईशावास्यम इदम सर्वम प्रिंसिपल भी यही बात बताता है। भगवान ने हर एक कस्टडी में रखा है कुछ, तो इस तरह हम कॉन्फ्लिक्ट को ये कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। तो लिसनिंग स्किल्स, गिविंग फीडबैक स्किल्स एंड कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्टाइल, हमें कैसे कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करना चाहिए वो आगे सुनेंगे। प्लीज रीड दिस वन। Conflict management strategies. Be selective about the conflicts you get involved in. Evaluate the participants. Assess the source of conflict. Know your conflict management options. Select the best one. ये बोल रहे हैं कि पहले जो भी मतभेद इत्यादि होता है उसको लिख लो, उसमें खास क्या पॉइंट है उसको, और कौन कौन इन्वॉल्व हैं उसमें उनका नाम लिख लो, बोलते हैं किधर से उनका मतभेद चालू हुआ है वो भी लिख लेना। और नो योर कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट ऑप्शंस, क्या क्या उसको सुलझाने की मार्ग है वो भी हम देख सकते हैं, और उसमें से बेस्ट चुनना। इसके बारे में आगे और आएगा, मैं बताऊंगा अभी। इधर देखिए, इधर बताया है, एक मिनट, स्ट्रैटेजी बताया गया है इधर, अवॉइडेंस, कॉम्प्रोमाइज, कोलैबोरेशन। इसके बारे में और एक देखिए, इधर बीच में खड़ा है, 2 ग्रुप्स ऑफ डिवोटीज को प्रॉब्लम को सुलझा रहा है ये। इधर एक चार्ट दिखा है, आप देख सकते हैं। इधर देखिए, ये एक्स एक्सिस में इम्पोर्टेंस ऑफ रिलेशनशिप एंड वाई एक्सिस में इम्पोर्टेंस ऑफ गोल लिखा है, उद्देश्य पूर्ति करना मिशन के लिए इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप। अभी वही एग्जाम्पल लेंगे हम, वो 1000 रुपया वो ले रहा है रिनोवेशन के लिए, उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, उसको गोल इंपॉर्टेंट है, रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है उसको। गोल इंपॉर्टेंट है। हाँ, उसके लिए गोल
उसके मिशन का गोल इंपॉर्टेंट है उसको, इसलिए वो अवॉइड करता है, उनको बोलता भी नहीं है, वो पैसा ले लेता है और उनको लक्ष्य है, उनका लक्ष्य को पूर्ति करना है, वही है। और उसके बदले में इम्पोर्टेंस रिलेशन बोलेगा कि पूरा का पूरा 1000 रुपये वापस लौटा देना चाहिए लोगों को, एक भी पैसा नहीं मिलना चाहिए, वो हमारा नहीं है बोलेगा। इसका मतलब वो क्या करेगा, ही इज ओनली अकोमोडेटिंग पीपल्स डिजायर, पूरा दे देता है। अगर कोलैबोरेट करना हो, ये दोनों को कॉम्प्रोमाइज, ये कोलैबोरेट देखिए ऊपर है, लेकिन कोलैबोरेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उनके साथ डायलॉग करना पड़ेगा। जैसे वो एक प्रभु जी ने बोला था, बहुत सुंदर बोला था उन्होंने, तो उनको बुलाकर बोलो कि आप में से जो देना चाहते हो आप पूरा दे दो, अगर वादा रखना चाहते हो तो आधा रखो, पूरा चाहते हो तो पूरा रखो। कोलैबोरेटिंग, जो लोग पैसा दिया है हमको, उनसे कोलैबोरेट करके एक नतीजा निकलना चाहिए, रिजल्ट उससे नहीं। तो ये हमको ओनली अकोमोडेटिंग और कंपीटिंग नहीं चाहिए, कोलैबोरेशन चाहिए, ये पॉइंट है। हाँ, ये पढ़िए, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्किल्स। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्किल्स, फैसिलिटेशन, assertiveness, mediation, empathy, interviewing and active listening, accountability, creative problem solving। थोड़ा हिंदी में बोलेंगे उसका हर एक का। हिंदी वर्ड इनके थोड़ी सी, फैसिलिटेशन मतलब उनको बातचीत करके उसको सॉल्व करने की कोशिश। फैसिलिटेशन का मतलब है तो लोगों को कैसे, अगर दो लोगों का कॉन्फ्लिक्ट है उनको साथ में लाकर दोनों के बीच में एक डायलॉग को करने के लिए मदद करना। और असर्टिवनेस मतलब अपनी जो भी अपनी विचार है उसको व्यक्त करना सकारात्मक तरीके से। करेक्ट, वो डरना भी नहीं सत्य बात को बोलने के लिए, और ज्यादा फोर्स भी नहीं करना, असत्य का मतलब बीच वाला। करेक्ट। और मीडिएशन में दोनों जो पक्ष के लोग जो अपना अपना व्यक्त कर रहे हैं उनके बीच में कोई एक मार्ग निकाल करके प्रस्तुत। करेक्ट। और एम्पैथी में अपने को सामने वाले के विचार से सोचना कि वह क्या सोच रहा है इस स्थिति में, और उस प्रकार से अपने जो भी जो विचार है उसको प्रयोग करना। हाँ, जैसे उदाहरण के लिए उस भक्त को बोल सकते हैं कि प्रभु मैंने सुना कि आप 1000 रुपये को रेनोवेशन के लिए यूज करने की योजना कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, आप बड़े बुद्धिमान हो, वो पैसा भी भक्तों को भी आप भगवान की सेवा में लगाना चाहते हो। तो क्योंकि आपका सोच ऐसे होगा कि अंततः तो तो भगवान का ही सेवा है ना। इसका मतलब है ये है क्या क्या बोलते हैं उसको, एम्पैथी का मतलब है हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, टू पुट आवर सेल्स इन देयर शूज। उसका मतलब है अगर वो सेंटर के मैनेजर को बुलाकर तुरंत आप डांटोगे, अरे भक्तों के पैसा को लेकर आपने तुरंत ऐसे कैसे निर्णय ले लिया आपने कि रेनोवेशन के लगाने की योजना बनाया, क्या परमिशन दिया क्या उनकी, ऐसा अगर आप पूछेंगे वो नाराज हो जाएगा। वो क्या बोले, हम छोड़ रहे हैं क्या, पैसा लेकर हम जा रहे हैं क्या, हम तो भगवान की सेवा में लगा रहे हैं ना, ऐसा वो बोलेगा। इस तरह झगड़ा हो जाएगा उसके साथ। हिंदी में उसे समानुभूति कहते हैं। हाँ, सहानुभूति बोलते हैं। तो हमें क्या बोलना चाहिए, पहले वो जब आता है हमको मिलने के लिए प्रेम से उसको बोलना चाहिए, प्रभु बचा है यात्रा से और आपकी योजना है उसको भगवान की सेवा में इस्तेमाल करना, ये अच्छी बात है, तो आपकी योजना बहुत अच्छा है। हाँ, लेकिन आपकी जो योजना है क्या है, क्या उनसे आइडिया भी लिया क्या आपने, ऐसा हम पूछ सकते हैं। वो बोले नहीं प्रभु जी उनका आइडिया नहीं लिया। बोले ठीक है, आप उनके लीडर्स का एक मीटिंग ले लीजिए, उनके सामने आपके आइडिया को प्रस्तुत कीजिए। जो भी हम करते हैं थोड़ा म्यूचुअल टॉक है, पूछताछ करके हमने, आप अकेले निर्णय लेंगे ना, बाद में कभी समस्या हो सकती है। इसलिए आप उनको एक बार प्रेजेंटेशन ऐसे हम बोलने से वो एम्पैथी ठीक हो जाएगा, वो सहानुभूति प्रेम से समझा सकते हैं। हाँ, आगे इंटरव्यूइंग एंड एक्टिव लिसनिंग, इसमें हम दोनों पक्षों से प्रश्न कर सकते हैं और उसको समझने के लिए जो है हम
कुछ और भी प्रश्न कर सकते हैं जिससे कि उनका जो विचार है वो क्लियरली प्रकट हो। तो करेक्ट मतलब उसमें प्रश्न भी करना कि उनका क्या व्यक्ति विचार है। करेक्ट करेक्ट अकाउंटेबिलिटी इसमें जो है व्यक्ति अपने जो भी उत्तरदायित्व है उसके प्रति संलग्न है कि यह, और उनको यह बताना कि यह आपका उत्तरदायित्व है, दोनों का जो भी सेक्शन है। करेक्ट एंड क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, इस समस्या को कैसे सुलझाना, तो ये सब कला की एक्सपर्टीज हमारे पास चाहिए, इसको मैच्योरिटी बोलते हैं। हाँ, अगर आपको इस तरह का प्रॉब्लम को सॉल्व करना हो तो ये सब परिपक्वता की ज़रूरत है, तब तो हम समस्या को सुलझा पाएंगे। हम उदाहरण के लिए अगर आप फैसिलिटेशन नहीं कर पाओगे, फैसिलिटेशन मतलब अगर दो लोगों को लाकर, कभी कभी क्या हो जाता है, दो पार्टी के बीच में झगड़ा है, प्रॉब्लम है, हम क्या करते हैं, दोनों को लाते हैं, दोनों को बिठा के एक क्लास दे देते हैं उनको 1 घंटे का। तो भागवत एक अच्छा क्लास दिया, बोला कि ठीक है ना, दोनों समझ गए, अभी मिलजुल कर रहो, हरे कृष्णा, चलिए आप चले जाओ, उनका प्रॉब्लम कभी सुलझने वाला नहीं है। उन्होंने अच्छा क्लास सुना, लेकिन क्लास तो समझ गए, लेकिन प्रैक्टिकली उनका प्रॉब्लम आपने सॉल्व नहीं किया। इसलिए फैसिलिटेशन का मतलब है दोनों को बोलो कि आप अपना अपना मत प्रकट करो, टेबल में रखो, तुम्हारा मत क्या है, इनका मत क्या है, समस्या क्या है, क्या आप लोग दोनों मानते हो, क्या नहीं मानते हो, उसको रखो टेबल में, उसके बाद हम चर्चा करेंगे। तो फैसिलिटेशन करना पड़ेगा, दोनों एक दूसरे को मन खोलने के लिए तैयार नहीं है, तो आप बीच में रखकर फैसिलिटेशन करेंगे। इसी तरह असर्टिवनेस का मतलब है एक फर्म डिसीजन लेना पड़ेगा आपको, अगर आप नहीं लेंगे तो वो लंबा चौड़ा बात चलता रहेगा वो। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो कभी कभी कुछ लीडर्स थोड़े सॉफ्ट होते हैं, वो निर्णय लेते नहीं हैं, वो बीच में ऐसे ही छोड़ देते हैं, उसके कारण अनेक लोगों को समस्या होता है, क्योंकि वो डिसीजन नहीं लेते हैं। वो सोचते हैं कि मैं डिसीजन लूँगा तो वो व्यक्ति मुझे बुरा मानेगा, इसलिए वो डिसीजन लेते नहीं है, चुपचाप। एक बार ऐसे कथा आता है महाभारत में, विदुर जी ने धृतराष्ट्र को बोला कि हे राजन, आप चुप क्यों रहते हो, द्रौपदी प्रश्न पूछ रही है, कुछ आप बोलते नहीं हो, ये आपका कर्तव्य है बोलना। तब वो कुछ भी बोल नहीं रहे थे। तब उन्होंने एक ये बोला, उन्होंने एक कहानी बोला, एक कथा बोला उन्होंने कि प्रहलाद महाराज के एक पुत्र था, नाम था उसका विरोचन। और एक दिन की बात है कि विरोचन को एक लड़की थी, उनसे विवाह करना था, लेकिन उसी लड़की से विवाह करने की इच्छा हुई एक सुधन्व ऋषि को। सुधन्व ऋषि भी बोले और प्रहलाद की बेटा विरोचन भी बोला, हम तो उनसे विवाह करना चाहते हैं। तो वो स्त्री ने बोला, देखो मैं आप दोनों में से एक को विवाह करूंगी, लेकिन आप दोनों युद्ध करो, जो जीतेगा मैं उसको विवाह करूंगी, ऐसी बोली थी वो। तो दोनों के युद्ध में सुधन्व ऋषि जीत गए। अभी प्रहलाद के बेटे जो विरोचन मान नहीं रहा था, वो बोला नहीं मैं ही विवाह करूंगा, मैं राजकुमार हूँ, ऐसे बोला उसने। तो सुधन्व ऋषि सीधा पहुंच गए प्रहलाद के पास सभा में। देखिए ये मनमानी कर रहा है, आपका बेटा मान नहीं रहा, तो मैंने जीत लिया इसको युद्ध भूमि में, फिर भी ये मुझे विवाह करने नहीं दे रहा। तब प्रहलाद ने देखा, धर्म संकट में पड़ गए प्रहलाद जी, क्योंकि एक ओर से बेटा है विरोचन, वो गलत किया है, उसको डांटने से उसको भी बुरा लगेगा। दूसरा है सुधन्व ऋषि, अगर उसकी पक्ष लेंगे, बोलेंगे आप विवाह कीजिए नो प्रॉब्लम, तो उनका बेटा नाखुश हो जाएगा विरोचन। ये धर्म संकट है। तब प्रहलाद ने सोचा चुप रहना ही अच्छा है। तो चुप रह गए, वो कुछ बोले नहीं। तो राजा, इस तरह के धर्म संकट में आप पड़े हो, जवाब नहीं दे पा रहे हो, लेकिन सत्य क्या है आपको मालूम है, इसलिए अगर आप सत्य बात नहीं बोलोगे, चुप रहोगे इस समय में, तो आपको 1000 साल नरक में जाना पड़ेगा, जिधर आपको वरुण पाश से बांध कर
नरक में 1000 साल रखेंगे ऐसे। इसलिए हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए और चुप भी नहीं रहना चाहिए। तो तुरंत प्रहलाद बोल दिया कि यह लड़की को सुधन्व ऋषि विवाह करेंगे, बोल दिया उन्होंने। तो ये कहानी विदुर जी ने बोला, बोलकर धृतराष्ट्र को बोला कि आप चुप मत रहो, इस परिस्थिति में आपको जवाब देना आपका कर्तव्य है, ऐसे बोला उन्होंने। इसी तरह मैं उदाहरण मैंने क्यों दिया आपको, क्योंकि असर्टिवनेस चाहिए। उसका मतलब है हमें सत्य बात बोलने के लिए डरना भी नहीं चाहिए। दोनों पार्टी को सुन लिया, क्या बोलना है उसको सही ढंग से बोलना चाहिए। मीडिएट करने की मैच्योरिटी, परिपक्वता चाहिए, दोनों को साथ में लाकर आपका मत क्या है, इनका मत क्या है। एम्पैथी, इंटरव्यूइंग, एक्टिव लिसनिंग, अनेक योग्यताओं की जरूरत है। देखिए प्रिंसिपल नेगोशिएशन की, सेपरेट द पीपल फ्रॉम द प्रॉब्लम। देखिए ये महत्वपूर्ण चीज है। फोकस ऑन व्हाट पीपल रियली मीन, इन्वेंट ऑप्शंस फॉर म्यूचुअल गेन, यूज ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया। मैं इस बार बताता हूँ आपको, सेपरेट द पीपल फ्रॉम द प्रॉब्लम। देखिए हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग करते समय किसी भी व्यक्ति के बारे में बुरा नहीं बोलना चाहिए। अगर आप बोलेंगे, उसी एग्जाम्पल को लेंगे, मैंने सुना कि 1000 रुपये जो बचा है उसको लेकर आप रिनोवेशन करने की योजना बनाए, ऐसा क्या? तो हाँ बोलते हैं, वो भी कैसे हो सकते हैं, भक्तों के पैसा को लेकर आप कुछ भी तरीके से यूज कर सकते हैं क्या? ये देखो, क्या इस कान में आकर यही सीखा आपने? कौन है आपके शिक्षा गुरु, कौन है आपकी दीक्षा गुरु जो आपको ये सब सिखाया? इस तरह वो एकदम आगे बोला हो जाएगा, वो उत्तेजित हो जाएगा वो। हाँ, तो इसलिए आपको, उनको आप अच्छे भक्त हैं, अच्छे लीडर हैं, और ये समस्या अलग है। आप अलग हैं और समस्या अलग है, दोनों को सेपरेट करना चाहिए, दोनों को जो, वो पहला पॉइंट है। और फोकस ऑन व्हाट पीपल रियली मीन, हमें कुछ इमेजिन नहीं करना चाहिए, जो लोग बोलते हैं उसको लिखना चाहिए पेपर में। इन्वेंट ऑप्शंस फॉर म्यूचुअल गेन, म्यूचुअल गेन बताया गया। एक उदाहरण देंगे आपको। एक मंदिर में एक उन्होंने टाटा एस्टेट करके वो एक व्हीकल लेकर आया। तो किचन डिपार्टमेंट के लोग उनको चाहिए था, तो वो लोगों ने लेकर आया। तो उसमें सब्जी, चावल, शक्कर दे सकते हैं मार्केट यार्ड से। लेकिन क्या हुआ, वो गाड़ी आ पहुंचा मंदिर में, माता पिता कुछ तबीयत ठीक नहीं था उनका, तो 2-3 हफ्ते उसको जाना पड़ा, घर चला गया था, गाड़ी ऐसे ही पड़ा था। तो संकीर्तन डिपार्टमेंट के एक भक्त ने देखा नया गाड़ी आया है टाटा एस्टेट, अच्छा है। तो अध्यक्ष को जाकर, क्या मैं बुक डिवीजन के लेके जा सकता हूँ क्या? तो वो बोले क्यों नहीं, अभी नया आया है, अभी यूज नहीं करे तो तुम ले सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो गाड़ी चालू हो गया उसका। वो रोज किताब लेकर जाता था, डिस्प्ले करके। 3 हफ्ते बीत गए। जब वापस लौटा है, किचन के हेड ने देखा, अरे हमारे डिपार्टमेंट को गाड़ी को ये लेकर जा रहा है। बहुत नाराज हुए वो। तो अगली बार जब मीटिंग हुआ, मीटिंग में लाए बात, प्रभु जी हम लोगों ने कसर करके 15 लाख खर्चा करके ये गाड़ी को खरीदा है हमारे किचन के लिए, ऐसे किसे हमारे अध्यक्ष ने उसको दे दिया किसी और डिपार्टमेंट को? ये तो सही नहीं है, हमको पूछा भी नहीं। तो हम लोगों ने करे कैसे कर सकते हैं, ऐसे वो पूछ रहे हैं, वो नाराज हो गए वो। तो बात चला गया अध्यक्ष तक। अध्यक्ष को बोला, अध्यक्ष आए मीटिंग में, बोले सॉरी मैंने सुना कि गाड़ी खाली पड़ा है, काम नहीं है गाड़ी के लिए, इसलिए मैंने बोला अगर खाली है तो ले सकते हो। तो किचन हेड बोला मैं बाहर गया था, अभी भी आया हूँ मैं, अभी हम यूज़ करने वाले हैं हमारे डिपार्टमेंट के लिए, तो फिर तो हम दे देने के लिए बोलेंगे आपको। तुरंत संगीत लीडर को बोला कि देखो अभी ये लोग आ गए, इनको अब यूज़ करना है तो गाड़ी भी छोड़ दो, आप बुक के लिए इस्तेमाल मत करो।
लेकिन वो बहुत दुखित हो गया, प्रभु जी हमें बहुत गाड़ी अच्छा लगता है, बुद्धिज्म के लिए एकदम बढ़िया है, हम पीछे एक डिस्प्ले कर देते हैं, लेकर बैठते हैं, सैकड़ों किताब रोज जाते हैं, तो किचन वाले को बोलिए मुझे देने के लिए, ऐसे वो बोल रहा है। तो आप कैसे सुलझ जाएंगे इसको? कोई वक्ता बोलेंगे? जो अभी तक नहीं बोले हैं वो बोलेंगे, ठीक है? वो आप ऑलरेडी बोल दिया ना, हिंजवाड़ लक्ष्मण प्रभु, पहले बोले कि नहीं? अजय प्रभु उन्होंने बोला यस है। प्रभु जी, I've lowered the hand. हाँ, उन्होंने बोला, पहले बोला है, तो अभी तक जो नहीं बोला है वो बोलेंगे इसका। कानपुर प्रशांत प्रभु और धारवाड़ सदायक प्रभु, 2 लोग हैं। हाँ बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। One thing we can Hare Krishna Prabhuji. One thing we can ask them कि what is their timing of service, कि किस समय। हाँ, इसलिए उनको फैसिलिटेट करना चाहिए, डिस्कशन दोनों को बुलाना चाहिए। देखिए किचन वाले आओ, संकीर्तन बुद्धिज्म वाले आओ, दोनों आओ, हम ट्राई करेंगे क्या दोनों को जम सकता है क्या। किचन वाले बोलते हैं प्रभु जी हमको प्रातः काल में चाहिए मार्केट यार्ड में जाकर लाने के लिए, और ये बोलता है प्रभु जी हमको शाम के टाइम चाहिए बुद्धिज्म के लिए, और किचन वाले बोलते हैं अरे तुमको शाम को चाहिए क्या, शाम को तो ऐसे खाली पड़ा रहेगा हमारा गाड़ी। बोलेगा तो नो प्रॉब्लम, लेके जाना तो लेके जाओ, बोलते हैं बस प्रॉब्लम मिट गया। तत्क्षण मिट गया प्रॉब्लम। इस तरह यही नेगोशिएशन है, फैसिलिटेशन बोलते हैं। दोनों के इंटरेस्ट को देखना चाहिए, आपका इंटरेस्ट क्या है, इनका इंटरेस्ट क्या है, क्लैश ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है क्या, देखना चाहिए। किचन का एक ही चीज़ है, हमारे टाइम में जब हम यूज़ करते हैं कोई चुना नहीं उसको, क्योंकि वो सुबह के टाइम में हमारे पास रहना चाहिए वो, बस बाकी दिन में कोई यूज़ करता तो उनको परवाह नहीं। और एक चीज़ किचन के लोग बोल सकते हैं, ये गाड़ी तो हमारा है और आप रोज़ शाम को लेके जाओगे तो गाड़ी बहुत ख़राब हो जाएगा, उसका मेंटेनेंस नहीं रहेगा, तो हमें पैसा खर्चा करना पड़ेगा, हम लोगों को। यूज़ करोगे आप, खर्चा करेंगे हम। ऐसे कैसे हो सकता है? कुछ लोग ऐसे आर्ग्यूमेंट करेंगे, तो क्या करेंगे आप? कानपुर प्रशांत क्या करेंगे? मुझे मतलब डीजल तो लाइक दोनों लोग मिलकर जब लेके जा रहे हैं भरवाएंगे, उसके अलावा रेगुलर मेंटेनेंस में शेयरिंग कर सकते हैं। करेक्ट, मेंटेनेंस में शेयरिंग कर सकते हैं। अबे प्रभु आप भी बोलिए। अबे प्रभु हाथ ऊपर है। हरे कृष्णा, बड़ी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी बोलेंगे कि 50-50 देंगे दोनों भाग। करेक्ट, हम भी मेंटेनेंस का शेयरिंग करेंगे, तो हम गाड़ी खरीदने के बदले उनका गाड़ी हम यूज़ करेंगे, लेकिन हम मेंटेनेंस में लोड शेयर करेंगे, है ना, ऐसा कर सकते हैं। तो ये बहुत बढ़िया होता है। अपने धारवाड़ सदा प्रभु बोलिए आपका और कुछ। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। या तो ये मैं वही सोच रहा था कि अलग अलग समय हो तो दोनों भी डिपार्टमेंट म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में यूज कर सकते हैं। और आपने जैसे बताया कि मेंटेनेंस और डीजल भी शेयर कर। दूसरा ये भी है कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है आज हमने ये सॉल्व कर दिया, 8 दिन के बाद फिर से कुछ ना कुछ आ जाएगा। करेक्ट, क्योंकि ओके उनका संकीर्तन डिपार्टमेंट बोल रहा है यहाँ पर एक ऐसा बड़ा फेस्टिवल हो रहा है दैट इज ओवरलैपिंग विद द किचन, तो फिर वही इशू रेज होगा। तो पहले ही बताना पड़ेगा दिस, क्योंकि व्हीकल सबसे पहले तो किचन डिपार्टमेंट ने लिया हुआ है उनकी अनुसार, तो उनकी प्रायोरिटी जो है किचन डिपार्टमेंट की प्रायोरिटी को पहले सॉल्व किया जाएगा, अवेलेबल रहेगा तो फिर संकीर्तन डिपार्टमेंट यूज कर सकता है। अगर आपको ये बारंबार ये ओवरलैपिंग अगर आ रहा है टाइमिंग का, तो हम रिक्वेस्ट करते हैं संकीर्तन डिपार्टमेंट को, वैसे भी इस साल अच्छा बुक डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, आपके पास बैलेंस भी है, गाड़ी खरीद भी सकते बाद में फिर से आएगा। करेक्ट करेक्ट, सही बोल दिया, बहुत मैच्योर डिसीजन है, वेरी गुड, बहुत अच्छा बताया। करेक्ट, हाँ ठीक है। देखिए इस तरह स्टेप पढ़िए आप स्टेप्स को, हिंदी में बोलिए आदित्य बाबू। हाँ, अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम, समस्या को समझना,
assessing the situation, उस परिस्थिति का आंकलन करना. 1-to-1 conversation, मतलब व्यक्तिगत रूप से एक एक व्यक्ति करके चर्चा करना. Establish a common goal, एक सेंट्रल जो हमारी मतलब एक उद्देश्य है. हाँ, एक उद्देश्य जो सभी के लिए सेम हो. हाँ, करेक्ट. सभी लोग उसको सहमत हो. एंड डिवाइजिंग सॉल्यूशंस, जो भी उसके लिए समाधान हो उसके बारे में विचार करना. करेक्ट. तो पहला पॉइंट 6 स्टेप्स. इसमें 6 स्टेप्स है. कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में 6 स्टेप्स है. बताइए. 6 steps for resolving conflicts. Number 1, define the problem in terms of needs, not solutions. तो दोनों का नीड क्या है, आपका नीड क्या है, उनका नीड क्या है. क्योंकि नीड के ऊपर लोग, उसका मतलब है मेरी ज़रूरत क्या है, मुझे सुबह चाहिए, उनका ज़रूरत है शाम को है. तो सॉल्यूशन की ज़रूरत नहीं, पहले उनका नीड क्या है देखिए, उनकी ज़रूरत क्या देखिए. दूसरा, Second, brainstorm possible solutions being non-judgmental and spontaneous. तो हमें समाधान के बारे में चर्चा और परिचर्चा करना चाहिए, और इसके लिए हम एक्चुअली बीइंग इधर क्या बताया गया, ब्रेनस्टॉर्म मतलब क्या है. ब्रेनस्टॉर्म मतलब इसलिए स्टॉर्म इस्तेमाल किया शब्द है. जो भी आइडियाज आता है सबको बोलो कि कट 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 करके उसको लेकर बोर्ड में लिख दो, उसको ब्रेनस्टॉर्म बोलते हैं, क्रिएटिव मोड में. देखिए ब्रेनस्टॉर्म में हम लोग ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए. जो भी मन में विचार आया है सोल्यूशन, उसको डाल दो, बाद में राउंड अप कर सकते हैं. ये सोल्यूशन अच्छा है, ये सोल्यूशन अच्छा है. बाद में सब लोगों से मत लेना चाहिए, सब लोग दे दो, कट कट करके बोर्ड में लिख, जैसे 10-20 आइडियाज लिख सकते हैं. बाद में उसको कोऑर्डिनेट करके ऑर्गेनाइज करके राउंड अप कर सकते हैं. उसको दूसरा पॉइंट है ब्रेनस्टॉर्म. तीसरा पॉइंट है evaluate different solutions looking for mutually acceptable situation. तो हमें अलग अलग समाधान को देखना चाहिए जो कि हर पक्ष को एक्सेप्टेड हो, मतलब हर पक्ष उसे माने. तो देखो ऐसा एनालिटिकल मोड है, अच्छी तरह उसको दोनों पक्षों को समझकर निर्णय लेने की क्षमता चाहिए. और चौथा, चूज द बेस्ट सोल्यूशन, सबसे उत्तम समाधान को चुनाव करना चाहिए. पांचवा, इम्प्लीमेंट व्हाट इज टू बी डन, हु विल डू एंड बाय व्हेन. तो हमें उसको लागू करना चाहिए, यह देखना चाहिए कि क्या होना है, कौन करेगा और कब तक. और एग्री ऑन द टर्म्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, सभी लोगों को उस जो कार्य का जो पॉलिसी है उस पर एग्री होना चाहिए, उस पर. छठा है सहमत होना चाहिए. छठा है रीइवैल्यूएट एट अ फ्यूचर डेट, आगे के दिनों में हमें देखना चाहिए कि कैसा हमारा जो भी उसमें विकास रहा या जो भी स्थिति रहा उसको हमें देखना चाहिए. मतलब जो निर्णय लिया गया क्या वो ठीक तरह से उसको लागू कर रहे हैं, क्या कुछ प्रॉब्लम है क्या, और रीइवैल्यूएट करना है. ये 6 स्टेप्स हैं. इसको मैं सरल भाषा में लिखा है, देखिए ABCDEF. बढ़िया. ABCDEF, एक्टिवली लिसन टू नीड्स ऑफ बोथ, हमें दोनों पक्ष का सुनना चाहिए. B, ब्रेनस्टॉर्म सॉल्यूशंस, हमें आइडियाज को बोर्ड में कभी उनको भी पूछ सकते हैं. अभी अगर 2 पार्टी आते हैं प्रॉब्लम लेकर, उनको पूछने से क्या होता है, उदाहरण के लिए ये एंडी आता है मेरे पास समस्या लेकर, उनको ही पूछता हूँ, ठीक है ये आप बताओ, इनको शिकायत कर रहे हो, आपका एक्सपेक्टेशन क्या है. B, आप बताओ प्रॉब्लम और आपका सॉल्यूशन क्या लग रहा है, उसको बोर्ड में लिखो. हाँ, और अगर ये ने एक सॉल्यूशन दिया, B से पूछिए क्या आप मानते हो क्या. अगर B ने एक सॉल्यूशन दिया, ये को पूछने का आप मानते हो क्या. तो कभी कभी मान भी लेते हैं वो, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया. अगर मान नहीं तो आगे बढ़ाएंगे क्या. हाँ बढ़िए आगे. C, कंसिडर सॉल्यूशंस म्यूचुअली एक्सेप्टेबल, करेक्ट, पक्षों को उसमें सहमत होना चाहिए. D, डिसाइड वन सॉल्यूशन, एक समाधान को मानना चाहिए और उस पर निर्णय लेना चाहिए. E, एग्जीक्यूट दैट सॉल्यूशन, उसको हमें लागू करना चाहिए. व्हाट, हु, बाय, व्हेन, कौन, कब
और क्या, कौन और कब। फ्यूचर इवैल्यूएशन, हमें उसका निरीक्षण करते रहना चाहिए आगे के दिनों में। पुनर्मूल्यांकन, मूल्यांकन, करेक्ट। So ABCDEF, actively listen, brainstorm, consider mutually acceptable solution, decide on solution, execute that solution, what is to be done, who will do it and by when, and future re-evaluation. 6 steps है इसमें बस। तभी इसके बारे में बताया है, सुनने के बारे में। देखिए, हम जब सुनते हैं, शब्द जो बोला जाता है उसके ऊपर लोग सिर्फ 7% वेट देते हैं। हाउ वी से द वर्ड्स, द साउंड्स वी मेक, उसको 38% है, और 58% नॉन वर्बल बॉडी लैंग्वेज ऐसे बताते हैं। इसका मतलब कितना हमारी व्यवहार को देखकर लोग समझते हैं कैसे, हाउ यू से, व्हाट यू से, दैट इज 38%। कैसे हम हाथ पांव हिलाते हैं बोलते समय, वो 55% के ऊपर। अब क्या हमारे चेहरे में मुस्कान है, नहीं तो हमारे चेहरे में हम नाराज हैं, ये सब देखते हैं। तो आप देख सकते मेजॉरिटी % आपके ऊपर है, आप किस तरह से सुनते हो उनको। तो दिस वेरी वेरी, इसके बारे में थोड़ा आउट स्लाइड्स मैंने दिखाए हैं, लेकिन उसके लिए टाइम लगेगा। उसके लिए आई कैन गिव द PPT, आप लोग देख सकते हैं। कुछ प्रश्न है क्या किसी का अभी तक, किसी भक्त का? भक्तों को प्रश्न हो तो हाथ रेज कीजिए या वीडियो ऑडियो ऑन कीजिए। सत्यावेश अवतार को प्रश्न बोलिए। हाँ बोलिए। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। बहुत महत्वपूर्ण जो क्रिटिक हर सत्संग में समस्या आती है, इसके ऊपर बहुत बढ़िया तरीके से सोल्यूशन बताया आपने। प्रभु जी, एक हमारे का ऐसा प्रसंग अभी आया था, तो महाराज जी 9 तारीख को राधा गोपीनाथ मंदिर में आए थे। तो उसी समय हम यहाँ से बस कर चले गए थे, लेकिन जो हम कंट्रीब्यूशन लिया था बहुत कम में लिया था। बाकी पूना के जो गाड़ी 3-4 गाड़ी आई थी, वो उन्होंने 650 रुपए पर पर्सन निकाला था, और मैं खुद वो गाड़ी अरेंज किया था, और भक्तों को भी सबको साथ लिया था। 53 डिवोटी थे। तो हमने क्या किया, कम से कम कंट्रीब्यूशन लेकर हम लेके जाएंगे। तो हमने 550 रुपए में मुंबई हर घर से निकालकर घर पर पहुंचाया उधर से, खाली 550 रुपए। और पुणे के भक्तों ने 650 रुपए लिया था पर पर्सन का। और तभी भी हमने क्या किया, वो न्यूज से भी हमने कैलकुलेशन किया, थोड़ा बचता था पैसा, इसके लिए हमने और 50 रुपए कम करके 500 रुपए में खाली लेके आए उनको। और उसमें से भी और पैसा बचा, तो हमने जो लीडर है हमसे बात किया, तो उनको बोला कि अभी एक 90 रुपए बचते हैं, तो हम किसी भी गुरु महाराज के पास जाए, भक्त के पास खाली हाथ में जाए, या मंदिर में जाए तो भी खाली हाथ में जाए, हम हमारे सब के तरफ से महाराज को कुछ तो बचता है, वो पैसा हम डोनेशन देंगे। ऐसा करके वो 90 रुपए ऐसा कुछ तो बचा था, वो सब पैसा 5200 कुछ तो ऐसा हो गया था अमाउंट, तो हमने निकाला। लेकिन उसमें से भी किसी भक्त ने ऑब्जेक्शन लिया इसके ऊपर। वो बोले कि हमने जितना लगा उतना लेकर ले लेंगे हम, बाकी पैसा हम वापस देंगे, है ना। तो कमेटी में बात करने के बाद मैंने वो भी पैसा उनको वापस कर दिया, जो चाहिए वो ऐसा कर लो आप। मतलब इतना सस्ते में लेकर जाकर मैंने कोई हट नहीं किया कि हम देंगे, करेक्ट, मान लिया। और ऐसा समस्या आता है, तो उसी तरह एक कर जब हमने बताया था भाई कि हम गुरु महाराज के पास जाए तो खाली हाथ में जाए, कुछ ना कुछ लेके जाए। हम तो अभी महाराज को जाकर या फूल या फल ऐसा कुछ दे नहीं सकते। तो महाराज का जो विजन है, जो इको विलेज, हम उसको हम डोनेशन देंगे। हाँ, वो भी हमने ललित माधव प्रभु को, जय प्रभु को बात करके ऐसा सोचा था। लेकिन कभी भी एक भक्त ने विरोध किया, तो मैं बोला ठीक है, नहीं तो नहीं, हम वापस देंगे करके मैंने उसको सब पैसा वापस दिया।
इस तरह कुछ होता ही है। इसलिए हमारे महाराज का भी बोलना है, प्रभु रामनाथ महाराज हमेशा बोलते हैं कि अगर भगवान ने किसी को पैसा दिया है, वो हक भी उनके हाथ में है उसको किस तरह बिताने का। अगर वो डोनेशन देना है महाराज को, वो एक पैकेट में डालकर खुद ही देंगे ना। वो ऐसा नहीं कि हम लोग सब लोगों से कलेक्ट करके देना है। वो सोचेगा अगर मैं खुद जाऊंगा बीबी बच्चों के साथ, महाराज को पैकेट दूंगा, महाराज मुस्कुराएंगे, हमको आशीर्वाद देंगे, ऐसे भी करेंगे। नहीं तो ये लोग कलेक्ट करके दे दिया, बल्क अमाउंट दे दिया, तो हमको आशीर्वाद स्पेशल नहीं मिलेगा, ऐसे भी लोग सोचते हैं कभी। हाँ, और कॉपर गांव चैतन्य लीला प्रभु बोलिए। प्रभु जी, मैंने बहुत बार देखा है कि मतलब सुना है कि बहुत सारे टेम्पल्स यात्रा यूज करते हैं ऐसे फंड रेजिंग के जैसे, तो ये सही है या गलत? क्योंकि ठीक है, भक्त लोग जाना चाहते हैं यात्रा में। कुछ मंदिर के लोग बोलते हैं कि ये टोटल अमाउंट है 4000 है, 5000 है, और इसमें लोगों को मालूम भी है कि बस के लिए फिक्स करते हैं, प्रसाद के लिए फिक्स करते हैं, थोड़ा अप डाउन होता है कभी कभी, और हिसाब किताब मंदिर रखता है, जो भी जाता आता है। अगर थोड़ा बच गया, मंदिर के लिए पैसा जाता है, तो जैसे अभी 4 धाम यात्रा इत्यादि अनाउंस करते हैं ना, उसमें लोग भर देते हैं। जनरल लाइक पब्लिक यात्रा टाइप ऑफ थिंग अगर होता है तो। लेकिन अगर हम एक कम्युनिटी के रूप में हम लेकर जाते हैं हमारे कम्युनिटी को, जैसे अभी इस्कॉन हैदराबाद में हम लोग लेकर गए यात्रा, 1200 लोगों को लेकर गए इस तरह। तो इस तरह हम लेकर जाते हैं, हम इस तरह हिंजवाड़ी में माधव सुंदरपुर लेकर जाते हैं, कर्नाटक प्रभु उधर वैशाली में लेकर जाते हैं, दाऊ जी नेता प्रभु इधर एनवीसी में लेकर जाते हैं, सचिनंदन प्रभु। तो इस तरह ये लोग जब लेकर जाते हैं अपने ही लोगों को, तो उनकी लोगों की अपेक्षा होता है कि हमसे कुछ प्रॉफिट ना बने। हाँ, तो जो हुआ उतना खर्चा लो हमसे, ज़्यादा अगर बच गया तो दे दो करके लगता है। लेकिन कभी कभी कुछ कुछ मंदिर आजकल ओपनली अनाउंसमेंट करते हैं, टूरिज्म डिपार्टमेंट होता है, वो जनरल पब्लिक के लिए भी हो। कुछ लोग एक माला करने वाले भी आते हैं, माला ना करने वाले भी आ जाते हैं। सिर्फ उनको इतना ही बोलते हैं कि आप काफ़ी चाय नहीं देंगे, आपको दूध ही पीना पड़ेगा आपको, और आपको सिगरेट नहीं फूंकना, शराब नहीं पीना, पर नियम बता देते हैं उनको। नए लोग हैं, उसमें से बड़े नंबर में भी आ जाते हैं वो लोग इस पैसे की शायद प्रॉब्लम नहीं करेंगे। वो अगर 5000 बोला दे दिया, वो लोग कुछ ये नहीं पूछने वाले हैं, दे आर नॉट गोइंग टू आस्क। तो कुछ कुछ मंदिर उसको एक प्रॉफिट डिपार्टमेंट जैसे टूरिज्म भी बनाता है। जैसे भी कलकत्ता मंदिर है, उनके पास 2-4 बस है, तो कलकत्ता से लेके जाओ मायापुर में उनको घुमा कर दिखाओ और वापस छोड़ दो कलकत्ता में। उसके लिए फिक्स्ड अमाउंट होता है, 2000 होगा, ये पर हेड 1000 रुपया होगा ऐसे। तो लोग उसमें से पूछते नहीं है 1000 में बताओ कैसे कैसे तुमने खर्चा किया, वो नहीं पूछेंगे। वो उनको मालूम है कि जैसे लेके गए मायापुर में, ठहरने की कुछ व्यवस्था की, प्रसाद भी था, अरे पर हेड 1000 बड़ी बात नहीं है, अच्छी तरह पॉइंट लेकर गए हैं और अच्छी अच्छी चीज़ को दिखाया, हमको बताया, लोग खुश हैं। सो देयर आर 2 टाइप ऑफ यात्रास, वन फॉर द जनरल मासेस एंड अनदर वन फॉर आवर ओन डिवोटी कम्युनिटी। तो डिवोटी कम्युनिटी को जब हम करते हैं तब हिसाब किताब पक्का रखकर उनको कभी वापस लौटाना इत्यादि की बात किया आज हमने। बट द जनरल पब्लिक, इफ यू मेक अ फिक्स्ड अमाउंट एंड सम प्रॉफिट गोज टू टेम्पल, आई डोंट थिंक इट्स अ प्रॉब्लम। ठीक है, अभी समय हो गया है, एक प्रश्न मैं ले सकता हूँ 3 मिनट में, कोई और? श्री चैतन्य लीला प्रभु, आपका कोई प्रश्न है? हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। भले प्रभु जी, वीडियो हम हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रभु जी। हर सेंटर का एक एडवांस पार्टी रहता है जो यात्रा के लिए पहले एडवांस प्लानिंग के लिए जाता है, वृंदावन या मायापुर या कोई किधर भी जिधर जाने का रहता है। तो 4-5 लोगों का टीम रहता है, वो एकोमोडेशन का, उधर का प्रसादन का, वो सब देखता है, एडवांस में देखता है। तो वो जो खर्च करता है, तो अगर वो यात्रा के खर्च में डालेंगे तो कुछ डिवोटीज को लगता है कि अरे ये तो अपने पैसे से ये एक फ्री में यात्रा हो गया इनका, तो नेक्स्ट टाइम हमको यात्रा कमेटी में आने चाहिए। तो
अगर नहीं लिया कुछ तो वो यात्रा कमेटी पे एक बोझ बन जाता है कि उनका एक नहीं 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 नहीं, आप उनको बोलना चाहिए। अगर कोई ऐसे सोचता हो, आप बोलिए आप एडवांस पार्टी में आ जाइए, अभी उनको बोलिए। अच्छा, हाँ, कोई एडवांस पार्टी में जाने के लिए कितना कभी कभी 4 दिन 5 दिन पे चला जाता है उसमें। अच्छा। और बहुत कसरत भी रहता है उसमें एडवांस पार्टी में, क्योंकि एडवांस पार्टी का मतलब है लोगों को आने के पहले जाकर किधर उनके लिए ठहरने की व्यवस्था, किधर उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था, और किधर किधर वो लोग जाएंगे, नहाने के लिए जाएंगे, बसेस के आयोजन, ये सब करके आने के लिए 5 दिन बहुत कसरत है, पसीना छूटना पड़ता है उसके लिए। और इसलिए उधर की खर्चा को भी हम ये पैसा इस पैसे से लेकर देते हैं, गलत नहीं है। अगर कोई मना करता है तो आप बोलिए आप आकर देखो कैसा है, एडवांस पार्टी करके देखो, हम बोल सकते हैं उनको। हम हमारे इधर हमने 50% बियर करते हैं एडवांस पार्टी, 50% यात्रा कमेटी पे करते हैं। हाँ, राइट 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 राइट। और एडवांस पार्टी के लोगों का कार्य बहुत महत्वपूर्ण कार्य है, अगर वो नहीं करेंगे तो ठीक तरह से यात्रा हो नहीं पाएगा। लोग अचानक पहुंच जाएंगे उधर, तो जाने के बाद प्रसाद की व्यवस्था नहीं रहेगा, ठहरने की व्यवस्था नहीं रहेगा, हल्ला वल्ला मच जाएगा। हाँ या तो इस तरह हम यात्रा की बात तो एक ही बात है, लेकिन ये कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन टॉपिक बड़ा विशाल टॉपिक है। मैंने आज के सत्र में अनेक चीज़ बताया मैं आपको। शुरुआत में इंडिविजुअल्स के बीच में, मंदिरों के बीच में, डिपार्टमेंट्स के बीच में, और कभी कभी रिसोर्सेस, मैन पावर रिसोर्सेस, मनी पावर रिसोर्सेस, इसमें कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, मतभेद होता है, लेकिन मन मुटाव नहीं होना चाहिए। तो ये बहुत विशाल विषय है, लेकिन जो खास विषय है उसके बारे में मैंने चर्चा की आज। तो अभी ये सेकंड कोर्स हमारा लगभग पूरा हो ही गया। 1 मिनट देखते हैं, आप देखिए जिस मिनट। देखिए दूसरा कोर्स था, अभी 15 टॉपिक्स पूरे हो गए इसमें, अभी तीसरा कोर्स में जाएंगे, उसमें सिर्फ 8 टॉपिक बचा है अभी, और 8 क्लासेस डीलिंग विद मिशन एंड मॉडिफाइंग बिहेवियर। अभी तक कोर्स 2 में पीपल मैनेजमेंट में 15 टॉपिक्स हो गया, और पहले सेल्फ मैनेजमेंट में उसमें 17 टॉपिक्स हो गया उसमें। तो आप लोग अपने सैनिक लोग आते हैं, रेगुलर आए हो, तो इसमें इतने हो गए, अभी सिर्फ 8 बचे हैं। और डीलिंग विद मिशन एंड मॉडिफाइंग बिहेवियर बहुत अच्छे टॉपिक्स हैं, इसको आने वाले 8 हफ्तों में पूरा करेंगे हम, ठीक है। थैंक यू। श्री प्रभुपाद की, गौर भक्त वृंद की।